नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड हमारे इस चैनल सी सून पर। और ये हमारी कोशिश रहती है कि संक्रमण के इस भयावह दौर पर आपको नए नए मेहमानों से अवगत कराएं, उन लोगों से जिन्होंने समाज में सिर्फ अपनी प्रशंसा इसलिए नहीं बटोरी क्योंकि वो एक समाज सेवी हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो उनकी एक सकारात्मक सोच है, उनकी जो एक पॉजिटिविटी है, उनका जो समाज की तरफ, समाज कल्याण की तरफ रुख है, वो भी हम आप तक उजागर कर सकें। इसी छोटी सी पहल को रखते हुए हमारी कोशिश रहती है कि देश दुनिया से और खासकर लीगल जगत से आप तक उन लोगों को अवगत कराया जाए जिनसे आप और हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी फैले। ज्यादा समय न लेते हुए आज के मैं अपनी खास मेहमान का आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, श्री आशीष कुमार जी। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया जी। सवाल जवाब की श्रृंखला शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आशीष और मैं एक दूसरे को बतौर फ्रेंड भी जानते हैं, बतौर वकील भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारे अल्मा माटर रहे हैं कुछ कुछ, वो चाहे एलएलबी को लेकर रहे हों, चाहे एलएलएम को लेकर रहे हों, वो एक हैं। और उसकी बातें हम और भी आपसे साझा करेंगे समय पर जैसा मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं कि ये बात मेरी नहीं, ये बात उस मेहमान की है जिसको हमने आमंत्रित किया है। और जो हमारी औपचारिकता होती है सवाल जवाबों की, उसको शुरू करने से पहले मैं हमेशा अपने अतिथियों से एक शुरुआती सवाल ये करता हूँ कि कृपया हमें अपने जन्म जन्म के बाद जो आपकी शुरुआती पढ़ाई रही, जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करें आशीष। और ये बताएं कि वकील बनने की फिर आपने कैसे सोची, जीवन में कौन सा पहलू रहा आपके जहां पे आपको लगा यार मुझे वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। जयंत, सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके यहाँ इस चैनल पर आके अपने जीवन की बात और चर्चा आपके साथ और आपके माध्यम से बाकी सारे दर्शकों के साथ कर सकूं। तो मेरा जन्म 1984 में हुआ, 1984 में दिल्ली में हुआ। जी। और दिल्ली में ही मैंने अपनी पढ़ाई की। स्कूलिंग जो थी, बेसिक एजुकेशन दिल्ली से की, और उसके बाद कॉलेज भी दिल्ली से ही किया। स्कूल मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड जो है, मैंने उससे अपनी पढ़ाई की, शुरू की क्लास से लेकर अंतिम 12वीं तक। जी। उसके बाद जब कॉलेज की बात आई और क्या प्रोफेशन, आपने कहा कि आपका ये कानून की तरफ कैसे, तो बहुत देखिए बहुत लोगों ने मुझसे दरअसल ये सवाल पूछा है। मेरे पिताजी, जैसे कि आप जानते हैं, वो भी एक वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और सुप्रीम कोर्ट से यंगेस्ट सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुए थे जी। 34 या 35 ईयर्स पे। तो लोगों को ये भी लगा कि अच्छा, क्योंकि वो है तो शायद प्रेशर रहा होगा कि आप भी वही बनिए, पर ऐसा कुछ था नहीं। 11वीं क्लास में जब मैं था तो पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा, तुम अब 1 साल बचा है और स्कूल का, उसके बाद तो तुमको अपने आगे का सोचना है, तो जी। तुम थोड़ा जाके बाहर, थोड़ा देश तो देखा ही है, विदेश भी थोड़ा देख के आओ, वहाँ पे क्या क्या तुम्हारे पास संभावनाएं और अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सकती हैं तुमको, जरा वो देखो, एक खुले दिमाग से सोचो तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जी। मेरे ऊपर कभी ऐसा कोई दबाव या प्रेशर नहीं था कि जी अगर पिताजी वकील हैं तो तुम भी वकील बनो, या जी। जैसे जी। बिजनेस फैमिली में अगर बिजनेस घर में चल रहा है तो तुम भी बिजनेस करो, वैसा कुछ था नहीं। तो मैं बाहर गया, बाहर भी मैंने देखा, पर बचपन से मेरा दिमाग एक ही तौर पे चल रहा था कि वकील बनना है। जब वकील का मतलब भी नहीं समझ आता था, तब तो हो सकता है पिताजी को देख के कि जैसे हर वकील के कुर्सी के पीछे बहुत सारी किताबें होती हैं, तो जी। हमारे पिताजी की भी थी। और उन्होंने, मैं आपको बताऊं, उन्होंने, क्योंकि वो पहले वकील थे फैमिली के, तो उन्होंने अपनी पहली किताब भी अपने ही कमाए हुए पैसों से खरीदी। जी। हमें तो चलो वो एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल गई कॉलेज में कि हमारे पास एक रेडीमेड लाइब्रेरी थी, बहुत लोगों के पास नहीं होती। सो बचपन में पहले उनसे थोड़ा सा उनको देख के लगा कि जो पिताजी कर रहे हैं वो वही करना चाहिए। उनके उस वक्त एक फ्रेज यूज होता था, कचहरी पैंट। वो जो काली पैंट होती थी उसमें सफेद धारे होती थी, तो उसको कचहरी पैंट बोला करते थे, जी। जी। क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सारे वकील वो पैंट पहनते थे। तो उसको आजकल तो हम बोलते हैं हमारे कोर्ट की पैंट दे दो, जी। उस जमाने में बोलते थे कि जरा कचहरी की पैंट लेके आना, तो वो अलग ही दिखती थी। तो जी। मैंने अपने जब मैं बड़ा हो रहा था, करीबन आई थिंक 12, 13, 14 साल का होऊंगा, तो मैंने भी अपनी माता जी को कहा कि मुझे एक कचहरी वाली पैंट चाहिए, जी। वो पहन के घूमना है मैंने। तो मैं वो पिताजी को देख के कोशिश करता था कि मैं भी उन्हीं के जैसे कपड़े पहन के घूमूं। कभी जी। कभार जब नहीं देख रहे होते थे तो उनके जो वो जूते पहन के जाते थे वो पहन के कमरे में चलने की प्रैक्टिस करता था।
तो उनके जैसे हर बच्चे का एक होता है कि अपने माता पिता के जूतों में पाँव रख के उनके कदम में चलना, तो वो कोशिश की। पर बाहर जब गया तो बाहर भी देखा, बहुत चीजें देखी, पर घूम फिर के वापस यही आया कि नहीं, करनी तो वकालत ही है। जी सो तो कहीं से दबाव नहीं था, एक बस दिमाग में क्लैरिटी बहुत थी, और किसी चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ, शौक जरूर थे। शौक था कि फॉर्मूला 1 ड्राइवर बने, रेसिंग कार का, क्योंकि गाड़ी चलाने का, गाड़ियों का बहुत शौक था बचपन से ही। छोटी जी गाड़ियों के साथ खेलते थे, अभी भी काफी बचपन की अपनी गाड़ियां रखी हैं जो मुझे उस वक्त दी थी जब मैं 6 7 8 साल का था, वो भी पड़ी जी हुई। तो वो शौक तब भी था, वो शौक अब भी है, पर वो शौक की बात थी। जी बट एज अ प्रोफेशन क्या बड़े हो के करना है, वो सिंगल माइंडेड में चला कि वकील ही बनना है, और उसी के माध्यम से मैंने अपना 11वीं में मैंने ना कॉमर्स ली ना साइंस ली, मैंने सीधा ह्यूमैनिटीज ली, क्योंकि जी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यही सब्जेक्ट थे जो आगे भी पढ़ने थे। जी तब ये नहीं पता था कि आप 5 साल का डायरेक्ट कोर्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप पहले अपना बीए करेंगे और उसके बाद कुछ और करेंगे। तो जी उस माध्यम से सोचते हुए, एंड पॉलिटिक्स आल्सो प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन माय लाइफ, तो पॉलिटिकल साइंस वाज अ सब्जेक्ट जिससे मैं बहुत प्रभावित भी था। तो जी मैंने फिर आर्ट्स ली, और उसके बाद जब 12वीं पास की तो बहुत सारे कॉलेजेस में वो फॉर्म्स भरे जी और इंटरव्यूज दिए, पर लक्ष्य ये था कि अगर हो सके तो दिल्ली में ही रह के अपना कॉलेज किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में था। जी और ये बहुत ज़रूरी था कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगी, कि दिल्ली में आपको हाई कोर्ट की भी ट्रेनिंग मिलती और सुप्रीम कोर्ट की भी ट्रेनिंग मिलती। और जी क्योंकि प्रैक्टिस अल्टीमेटली आपको, अगर आप लिटिगेशन करेंगे, उस वक्त तो इतना आइडिया नहीं था क्या कॉपरेट करेंगे या लिटिगेशन करेंगे, पर अगर लिटिगेशन करेंगे तो इतना ज़रूर पता था कि सुप्रीम कोर्ट का भी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। तो वो सोच के फिर दिल्ली में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। सौभाग्य से गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो हमारे आपके और हमारे समय में तब वो मेन यूनिवर्सिटी थी, और हमारा एमिटी लॉ स्कूल जो हमारा कॉलेज था, वो उससे एफिलिएट है, और फिर एमिटी में एडमिशन हुआ, जहाँ पे आपसे मुलाकात हुई और हम दोस्त बने। जी 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 बड़ी अच्छी व्याख्या वर्णन की आशीष आपने कि कैसे शुरुआती सफर रहा, और वो जो पैंट की आपने जो खास बात बताई वो आज भी देखने को मिलती है कोर्ट कचहरियों में। बहुत वकील साहब साहिबा उसको आज भी पहन के वकालत करते हैं, क्योंकि 3 4 तरह के हमारे ख्याल से रंग होते हैं पतलूनों के। एक तो आपने जो बताया कि कचहरी पैंट है, आप सफेद में आप दिखती हैं पतलूनें, ग्रे दिखती हैं, ब्लैक होती हैं। तो ये कुछ गिने चुने रंग हैं, क्योंकि हम लोग का जो ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक एंड ग्रे का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने कॉमनवेल्थ कंट्री से लिया, वो अभी तक हमारे देश में चलता आ रहा है। खासकर मैं समझता हूँ कि शायद वक्त आ गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि ये ड्रेस हमें थोड़ा सा बदल के तो थोड़ा सिविल सूट्स कर देने चाहिए, मतलब जो सूट वूट पहनते हैं जो हम अमेरिका में भी देखते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा देश गर्म बहुत है। क्योंकि जो इतनी गर्मी पड़ती है आपको पता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में तो साल भर गाउन पहनना होता है, और दिल्ली हाई कोर्ट में सर्दियों में गाउन होता है लेकिन गर्मियों में हट जाता है। लेकिन जो कोर्ट है, स्पेशली अगर आप ट्रायल कोर्ट जाएं, ट्राइब्यूनल जाएं, तो पसीना रहता है। और जो हमारे जो एक बेसिक जो अर्थव्यवस्था के जो थोड़े से ढांचे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि समय आ गया कि हम इन पोशाकों को थोड़ा सा तब्दील करें? देखिए, इस पे आपके प्रश्न का उत्तर भी देते हुए मैं आपको एक और अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। जब जी मैंने वकील बन के अपना शुरुआती दौर किया था। जी बट आपका पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हम्म, हर काम में एक डिसिप्लिन होता है। आप जब काम करते हैं तो उसका एक कायदा कानून डिसिप्लिन होता है। उसी जी तरीके से जैसे डॉक्टर का आप देखते हैं, सफेद गाउन उसकी पहचान है। हम्म, डिसिप्लिन और पहचान दोनों साथ के साथ चलती है। सफेद डॉक्टर का सफेद गाउन दूर से देख के वो पहचाने जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब है। उसी तरीके से जो उससे पहचान मिलती है वो कुछ और ही है। कि बाहर के देशों में उनको परमिशन है कि वो कोई भी फॉर्मल वेयर, कोई भी कोट या कुछ पहन के आ जाए। उनके केसेस होते हैं, जी हजारों लाखों की संख्या में हर रोज कोर्ट तक फाइल हो रहे होते
तो एक ये जो पहचान हमारे कोट अटायर पे, काला और सफेद मतलब वकील, खाकी मतलब पुलिस, सफेद गाउन मतलब डॉक्टर। जी तो मेरे हिसाब से कि ये पहचान रहनी चाहिए। जी अब आपने कहा कि क्योंकि गर्मी बहुत होती है, ताप जैसे आप बता रहे थे वो पोशाक का। तो हाँ जी, तो पोशाक जो आपको एक व्याख्या देती है आपके कार्य में, जो आपको हेल्प करती है, जो आपको आइडेंटिटी देती है, इम्पोर्टेंट है। अब आप अगर ये देखिए कि लिटिगेशन भी कंपैरेटिवली कम है भारत में। हाँ, तापमान बहुत वेरी करता है, इधर से उधर वेरी, और नॉर्थ में गर्मी मतलब सर्दी गर्मी दोनों होती है। बट जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जहाँ पे आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोगों को कोट नहीं पहनना चाहिए, तो वो जो जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है, उतना तो लोग वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ एक बास्केट पहन के आते हैं और एक अपना बैंड बांध लेते हैं। जी तो वो इतना लिबर्टी लेते हैं। पर जो मैं आपको एक कहानी बता रहा था, जब मैं अपना एमिटी लॉ स्कूल से पढ़ने के बाद जब मैंने एलएलबी की डिग्री हासिल की, तो मैं बाहर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गया वहाँ पे एलएलएम जी करने के लिए। अब वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने वहाँ का माहौल भी देखा, और सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे भी कुछ लॉ फर्म के साथ और वकीलों के साथ काम करने का मुझको एक ये सौभाग्य मिला, और उनसे भी बहुत कुछ सीखा। जी अमेरिका में कानून कैसे चलता है और वहाँ पे लोग कोर्ट के सामने कैसे जाते हैं। माइंडसेट से, जो प्रोफेशनल माइंडसेट था, उसे मैं जब वापस आया और मैंने यहाँ पे अपना कार्य शुरू किया, जी तो पहला केस मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। ये कंज्यूमर कोर्ट था, जो मुझे याद है, शेख सराय में। जी जी और उसके बाद दूसरा केस के लिए मैं गया 30 हजारी कोर्ट, हमारे दिल्ली में जो सबसे पुराना और बड़ा जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 30 हजारी, मैं वहां गया। तो मैंने, जैसे कि आपने कहा, अपनी पूरी पोशाक पहनी थी, कोट भी था, एक मेरा ख्याल सर्दी का मौसम था तो एक बास्केट भी थी, उसके ऊपर बैंड भी था, सफेद शर्ट पूरी एकदम ठीक से प्रेस अप करके हम गए। हम पहले तो मैंने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गए, आगे चलिए। आगे गए तो देखा है एक भाई साहब, जो मुझे नहीं लग रहा था कि वकील है, क्योंकि ब्राउन कलर के जूते पहने हुए थे, स्पोर्ट शूज, जी काली पैंट थी और ऊपर आधी टी शर्ट पहनी हुई थी। पर वो भाई साहब वकील निकले, तो मैंने कहा अच्छा जी, ये भी चलता है, क्योंकि उसके बाद वो जी बहस करने फाइल लेके जा रहे थे कोर्ट में। तो मैंने कहा अच्छा, तो पोशाक का मतलब यहाँ पे इतना कायदे से चीजें नहीं चल रही है। और जी आज की डेट में भी थोड़ी वो लिबर्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलती है। जी सो आई थिंक देयर इज अ जेल, बट एक आइडेंटिटी रहनी जरूरी है। हाँ, ये आई थिंक आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि जो पोशाक आपने जो डॉक्टर का भी बताया और वर्दी वाले का भी बताया, ऐसे हम लोग की जो वर्दी काला सफेद जो वकील साहब साहिबा का जो हमें उससे एक तमगा मिलता है, एक इज्जत अफजाई होती है, वो बहुत जरूरी है। और ये है कि हाँ, गर्मी का मौसम तो बेहतर ही रहेगा, तो हम थोड़ा सा कोर्ट्स को शायद एयर कंडीशन कर दें। और कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट में आपने सही बताया, देखने को मिलता है जो बच्चे स्पेशली अभी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जब जाके खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन कोर्ट में अपने आप दिख जाती है गर्मी के मौसम में, कि आप हाफ शर्ट भी उसमें धारण कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, कोर्ट की मान मर्यादा को रखते, जो हमारा एक एडवोकेट्स एक्ट के तहत जो हमारी एक ड्रेस कोड जिसको मैं कहता हूँ, उसको हमें जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। तो आइए आशीष, आपके चलते हैं अब लॉ स्कूल के दिनों में। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उस वक्त का जमाना ये था कि एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली का पहला 5 ईयर लॉ स्कूल था। और मेरे ख्याल से आप उसके 5th बैच रहे होंगे, मैं 4th बैच था, ऐसा ही कुछ था, शुरुआती दौर था हम लोग का बहुत। तो उसमें ये बड़ा था कि भाई नया लॉ स्कूल तो ले लिया, पर वही आपने बताया कि सबके परिवारों की मंशा थी कि दिल्ली को मक्का मदीना माना जाता है वकालत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट यही है, हमारा हाई कोर्ट तो है ही है, यहाँ पे इतने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और मतलब गढ़ है अपने आप में कानून समझने के लिए। तो कई परिवारों का रहता था कि यार बच्चों को यहीं पे रख के, क्योंकि शुरुआती दौर था वो हिंदुस्तान में 5 ईयर लॉ एजुकेशन का, और बहुत सारे लॉ स्कूल नहीं थे।
88 में मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल को छोड़ने के बाद 98 99 में कुछ 3-4 और नेशनल स्कूल खुले देश भर में, और प्राइवेट लॉ स्कूल में दिल्ली का पहला ये रहा। तो उससे मुझे लगता है बहुत परिवारों की मंशा थी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, काम भी सीखने को मिलेगा, और देश के नामी गिरामी वकील दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इस सोच से तो मैं भी आपके एकदम वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की भी यही मंशा थी, दिल्ली में रहे। हो सकता है बच्चा बाहर दिल्ली के जाए तो बिगड़ जाए, शायद ये भी थोड़ा सा एक दिमाग में एक सोच रहती है उस वक्त परिवार वालों की। तो आइए आप चलते हैं उन 5 सालों में जो आपने एमिटी लॉ स्कूल में बताया। मैं अपने यंग दर्शकों के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो 5 साल थे, एक तो वो आपके कैसे रहे लॉ स्कूल में, दूसरा इंटर्नशिप, मूट कोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं जहाँ पे पब्लिकेशन हो जाए या आर्टिकल राइटिंग या डिबेट्स की बात हो जाए, आपके हिसाब से वो कितना एक अहम रोल रहता है एक नवयुवा, एक नवयुवती की जिंदगी में जो कि लॉ की शिक्षा ले रहा है, और उससे कितना पर्सनैलिटी शेप होती है आपके हिसाब से, इस पर जरा रोशनी डालें। बहुत अहम सवाल आपने ये पूछा है, खासकर हमारे जो नौजवान दर्शक हैं, खासकर जो अभी लॉ स्कूल में हैं या जो स्कूल में हैं और आगे लॉ का करियर चुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अहम सवाल है। जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया, आपने ठीक बोला, हमारा 5वां बैच था, तो पहला जी बैच ग्रेजुएट हो रहा था और हम लॉ स्कूल में घुस रहे थे। जी बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी, साथ में ये भी नहीं पता था कि आगे के 5 साल कैसे व्यतीत होंगे जी और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम सब नए नए स्कूल से बाहर निकले थे, इतना कोई ना एक्सपीरियंस था ना कुछ। पहले 2 साल लॉ स्कूल के बहुत ही मेरे ख्याल से जल्द निकले एक तरीके से। देखने में उस वक्त लगता था कि बड़े धीरे जा रहे, पर अब अगर आप देखो तो लगता है कि बहुत जल्दी निकल गए। उस जी वक्त हमारे जो लीगल सब्जेक्ट्स थे वो भी लिमिटेड थे, क्योंकि हम इंटीग्रेट हो रहे थे स्कूल से सीधा लॉ स्कूल में, और क्योंकि ये एलएलबी ऑनर्स का कोर्स था तो उसमें वो थोड़े से बीए के सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री भी उन्होंने डाली थी, जी और लीगल मेथोडोलॉजी एंड कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो पहला 1 साल तो मेरा ख्याल हर विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा नॉन सीरियस ही गया। उस वक्त तो दोस्त बने, जी चीजें समझी, इंस्टीट्यूशन को समझा, कानून क्या है समझा, और मतलब हंसी मजाक में मेजॉरिटी मेरे ख्याल से सारे बच्चों का उस तरीके से गया। पर हाँ, थोड़ी सी चीज मैं अपने पर्सनल तौर पे अगर कहूँ तो मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट जी एक्ट। तो मैंने वो पहले साल में ही बेयर एक्ट लेके उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि इतना समझ तो थी कि बेयर एक्ट से ही कानून आगे सिखाया हमको जाएगा, और उसके माध्यम से फिर केस इंटरप्रिटेशन होगा, सिनेरियोज दिए जाएंगे और आगे चीजें चलेंगी। तो जो एक दो कानूनी सब्जेक्ट्स हमारे पास जो शुरू में हमको इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने इनकी बैरक्स खरीद के इनको पढ़ा था। बिकॉज अगर आप बेसिक को पहले मास्टर कर लो तो थ्योरी में आपको बाद में दिक्कत नहीं आती है। जी अगर आप उसको रिवर्स करो कि आप पहले थ्योरी समझो और आपको प्रोविजन ही ना समझ आए, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैंने वैसे शुरुआत की। मूट कोर्ट्स हमारे टाइम पे थर्ड या फोर्थ ईयर में कंपलसरी थे, उसके पहले कंपलसरी नहीं थे। तो जी हमारा वो एक्सपोजर आई थिंक अब के समय में जाके और भी जल्दी इन्होंने कर दिया, तो बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर है। हमारे जी टाइम पे एक्सपोजर थोड़ा कम था इसमें। जी बट मूट कोर्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए कॉलेज इसको मैंडेटरी भी करता है कि आपको कोर्ट के सामने आप अपनी बहस को कैसे रखेंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा होगा, और आप क्या अपने केस की तैयारी किस तरीके से करके आए हैं, आप क्या रिसर्च करके आए हैं, वो सारी जो चीजें होती हैं वो मूट कोर्ट आपको तैयार करता है उसके लिए। तो मूट कोर्ट्स मेरे हिसाब से बहुत ही एक अहम हिस्सा है आपके कॉलेज के जीवन का, लॉ स्कूल के जीवन का, जो आपको आप ही के सीनियर्स या आप ही के पेयर्स के थ्रू आपको सिखाता है कि आपको कोर्ट में कैसे व्यवहार करना है और आपकी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, आपका मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट या व्याख्या कोर्ट में आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए।
जहाँ तक है इंटर्नशिप की बात, मैंने भी थोड़ी इंटर्नशिप्स की। आजकल के बच्चे तो मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, जो जी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इससे भी एक आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है। मेरा ये मानना है, जो मैं अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ, कि जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपको सिखाएगा वो आपको किताब नहीं सिखाएगी। करेक्ट। किताब नहीं तो एक रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर जो जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी का तजुर्बा आपको मिलेगा सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। जब तक आप कुएं में छलांग नहीं मारोगे, आपको बाहर निकलना नहीं आएगा, चाहे आप किताबों में कितनी भी बारी पढ़ लो हम्म, कि दीवार को चढ़ना है, सीढ़ी लगानी है, पर वो सीढ़ी कैसे बनेगी, कौन से पत्थर को पकड़ना है, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। आप जी ये ना देखें कि आप कौन सी फर्म में जा रहे हैं। आजकल एक ये बहुत है कि हमको तो बहुत बड़ी फर्म में ही जाना और उनका सर्टिफिकेट चाहिए कॉलेज में दिखाने के लिए। जी मायने नहीं रखता मेरे हम्म, हिसाब से। आपको एक्सपीरियंस कहाँ मिल रहा है वो मायने रखता है। अगर आप सिर्फ रिसर्च ही करते रह जाओगे तो वो मायने नहीं रखेगा। मैं इस तरीके से बहुत सौभाग्यशाली था। मेरा इंटर्नशिप मैंने की 2-4 जगह की, पर एक उसमें से जो लॉ फर्म थी लूथर एंड लूथरा, जी आप जानते हैं देश की बहुत बड़ी लॉ फर्म है। जी वहाँ पे मुझे भाग्य मिला इंटर्नशिप करने का 1 महीने का, जिसमें वहाँ के जो लिटिगेशन के सीनियर पार्टनर है श्री विजय सोंधी, जी वो जी मेरे सीनियर पार्टनर थे और उनके नीचे 2-4 और जने थे जो मेरे गाइडिंग लोग थे। उनके साथ मुझको बहुत सीखने को मिला, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझको ना केवल रिसर्च दी, रिसर्च तो दी ही, उससे पता भी चला कि आप कैसे सर्च करेंगे, आप लीगल प्रोपोजिशन कैसे निकालेंगे, आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, पर साथ के साथ मुझे कोर्ट भी भेजा गया। फाइलें पढ़ने को दी कि आप फाइल पढ़िए, आप हमको बताइए कि आपने क्या समझा फाइल से। फिर हमको बताया गया, हमारे सीनियर पार्टनर्स ने, विजय सर ने खुद बोला, और आपको पता है कि फॉर द स्टूडेंट, अगर कोई फर्म का इतना बड़ा पार्टनर आपको कमरे में बुला के बैठाए और बोले कि फाइल बताओ, तो आप वैसे ही घबरा जाते हो। जी पर वो भी एक एक्सपीरियंस है, वो घबराना भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही आपको बाद में स्ट्रॉन्ग करता है, जी मेक्स यू कॉन्फिडेंट। हम्म, आप में वो कॉन्फिडेंस लाता है। तो फाइल समझाई उन्होंने, फिर हमको बताया कि आप यहाँ पे ये आपकी चूक रह गई, यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक थे। फिर उन्हीं फाइलों को जो हमने पढ़ी थी, तैयार की थी, जब वो मैटर लिस्ट हुए तो अपने वकीलों के साथ हमको कोर्ट भेजा गया, ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि जज साहब ने उस मैटर में किस प्रकार के सवाल पूछे हैं, वकील साहब ने किस प्रकार से ओस किया है। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिंदगी का, ये बहुत मायने रखता है। और बात कहना और आपके माध्यम से जो आपके दर्शक देख रहे हैं, खासकर जो यंग लोग हैं उनके लिए, मेरे पास कुछ साल पहले फर्म में एक रिक्वेस्ट आई, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरू किया था कि जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, जिनको जी आगे चल के 11वीं 12वीं के डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहते हैं, और कहीं और हो सकता है, पर लॉ क्या है उनको आइडिया नहीं है। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट है कि साहब आप अपनी फर्म में क्या कुछ हफ्ते के लिए ऐसे बच्चों को लेंगे और उनको हम्म, थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जी मैंने कहा ये एक बहुत ही फार थिंकिंग फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, जिससे हम 11वीं 12वीं के बच्चों को भी सपोर्ट कर सकते हैं उनका माइंड मेकअप करने में, कि करेक्ट उनको समझ आए कि बिकॉज होता क्या है, बहुत से ऐसे जने होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो एक प्रोफेशन या एक करियर चूज कर लेते हैं, बट जब वो उसके आधे में होते हैं, काफी साल बताने के बाद उनको लगता है कि ये उनकी चीज नहीं है, ये वो नहीं करना चाहते आगे, जी या वो डिग्री लेके फिर छोड़ देते हैं और कुछ करते हैं, तो उसमें उनका काफी समय भी बर्बाद होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम बेसिक तौर पे ये ऑफ आर्ग्यूइंग
हो, बट बेसिक की कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लिमिटेशन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या पीनल कोड क्या है और कानून कैसे चलता है, उनको जब ये थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगी या ट्रेनिंग मिलेगी, उस माध्यम से वो और ये भी मैं बाद में जाके मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिली और अब वो वहाँ पे पढ़ रहा है और मुझे जी उसका मैसेज भी आया बाद में कि जी बच्चे को ऐसे मिल गया है और बहुत खुश है। सो चीजें हैं जिसमें हम लोग भी इवॉल्व होते हैं। हमारे टाइम में तो हमने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई हेल्प स्टूडेंट्स टू इवॉल्व वी कैन। दिव्यम आपकी स्क्रीन। हाँ जी आशीष जी, आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, अब देख रहा हूँ आपकी जी स्क्रीन फ्रीज थोड़ा, हो गई थी। हाँ थोड़ा सा आई थिंक ये आज थोड़ा कनेक्शन ग्लिच हो रहा है हम लोग की साइड से। तो अब ये तो पता नहीं वो नेटवर्क कहते हैं ना, नेटवर्क प्रोवाइडर जाने की क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। पर आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक जो दूरदर्शिता है उस समय की, जो जो स्कूल को आपने भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि 11th और 12th के बच्चे आए और देखें कि जिस करियर को वो चूज करना चाह रहे हैं उसका वो कैसे चयन कर सकते हैं। एक लॉ फर्म, एक वकील की दिनचर्या कैसी होती है, काम करने का तरीका कैसे होता है, लॉ की व्याख्या को कैसे समझा जाता है, ये आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई। और फिर आपने बताया कि आपने मार्गदर्शन भी किया और आज वो ऑक्सफोर्ड में है, दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में उसकी गिनती होती है। एक और जो बात आपने बहुत बढ़िया बताई आशीष, वो ये कि किस तरीके से मूड कोर्ट करने से जो झिझक होती है कुछ हद तक वो निकल जाती है, क्योंकि मौक ही सही लेकिन उस तौर पे आप जा रहे हैं और बहसबाजी करते हैं और जो जजेस होते हैं ज्यादा ग्रिल करते हैं आपको कई बार, तो मैं समझता हूँ एक्चुअल कोर्ट से ऐसा ऐसा भी देखा जाता है। और कहते हैं कि तब के इंसान सोना बनता है। तो वो एक जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपने बताया लॉ स्कूल का, कि चाहे इंटर्नशिप के जरिए हो, आपने बताया कि जब तक कुएं में या आप समंदर में कहीं पे भी छलांग नहीं लगाएंगे तो तैराकी नहीं सीख सकते। तो ये भी आपने बोला कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना होता है। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात की और अपने जीवन से आपने जिस तरह से उसको जोड़ा वो बहुत मुझे अच्छा लगा। अब आते हैं आपके अगले चरण पे जीवन के, जब आपने ये सोचा कि आपको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जाके अमेरिका में मास्टर्स करनी है। तो वो कौन सा साल था आपका लॉ स्कूल में जब आपको ये लगने लगा कि अब मुझे थोड़ा सा और बाहर पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में से उनकी गिनती होती है। और साथ ही जो वहाँ की एडमिशन प्रक्रिया है अपने आप में बहुत टफ एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको पहले से सोचना पड़ता है, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। देश दुनिया से लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन भेजते हैं। तो आशीष ये बताएं कि कौन सा ईयर रहा आपका वो 5 वर्षीय एमिटी लॉ स्कूल के दौरान, जब आपको लगा नहीं अब मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मुझे एप्लीकेशंस अपनी बाहर भेजनी चाहिए, और फिर जो आपका एक्सपीरियंस रहा न्यूयॉर्क का, उसको जरा हमारे दर्शकों तक साझा करें। सो जयंत, मेरे ख्याल से साल था 2005 या जी आशीष, आप बता रहे थे अपने एलएलएम की जर्नी के बारे में। तो जी, सो मेरा ख्याल सन 2005 रहा होगा जब जी मैं अपने थर्ड ईयर कॉलेज में था। उस वक्त मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बाहर की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है शर्मन एंड स्टर्लिंग, उनके न्यूयॉर्क के दफ्तर में 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का एक इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली। हमारी छुट्टियां कॉलेज में सिर्फ 4 हफ्ते की होती थी जून के महीने में। तो जुलाई का एक स्पेशल परमिशन लेके अपने हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बालाचंद्र एंड जो टीचर्स थे, उनसे मैं लेके वहाँ बाहर इंटर्नशिप करने गया। वो मेरा एक पहला आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस था बाहर के देश में कानून पढ़ने का, समझने का, बाहर की लॉ फर्म्स का काम करने का नज़रिया देखने का, और वहाँ का कैसे व्यापार चलता है, वहाँ के लोगों को बहुत एक पास के नज़रिए से परखने का। जी तो वो 2 महीने जो मैंने वहाँ पे बिताए, और वो कोई इंटर्नशिप के तरीके से नहीं था, वो ऐसे ही था अगर आप वकील बन के वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम्म,
क्योंकि इंडिया में आप देखते हैं कि इंटर्न्स का थोड़ा सा ऐसे ही ठीक है, इंटर्न है, आगे आपने कुछ काम दे दिया, इंटर्न आपसे कुछ पूछ लिया वगैरह, पर वहाँ पे ऐसा नहीं था। जी जब मैं गया वहाँ पे तो पहला मेरा ख्याल पहले 2 दिन तो हमको उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ही लगे, क्योंकि इतने बड़े कागज उन्होंने हमको पकड़ा दिए और बोला जी आपको यहाँ 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 साइन करना है। मैंने कहा इसका कोई कॉपी भी मिलेगा क्या? कह रहे अभी कोई कॉपी शॉपी नहीं मिलेगा। जी ये मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट ऐसे तो हम साइन नहीं, इतना तो पता था कि ऐसे नहीं साइन करना चाहिए। तो कह रहे जी आप पढ़ लो क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने पढ़ा तो सारी प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी जी स्टेटमेंट्स, आईपीआर राइट्स, वो सारे क्लॉजेस थे उसमें। तो जी वो एक पहला तजुर्बा था कि भैया हम तो सिर्फ इंटर्न कर रहे हैं, हमारे वहाँ दिल्ली में तो कभी किसी ने ऐसा कराया नहीं, आपके पूछा वहाँ नहीं 200 जी कागज पे हमसे साइन करवा। जी एक अलग कमरे में बैठा दिया जैसे कोई इंटेरोगेशन हो रही हो, और एक दो हमारे इंटर्न थे अलग जी अलग देशों से आए हुए, तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर लगे उसको पढ़ने और फिर साइन करने। जी तो ये पहला एक एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर अगले दिन से हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था, एक्सेस कार्ड सारी चीजें हमको दे दी गई एक पैकेट में, जी हमारा डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ हमको दे दिया और बोला आपको यहाँ यहाँ पे रिपोर्ट करना है। मैंने तब हमको ऑप्शन दी गई थी फर्म में कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। जी तो मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस चुना थोड़े हफ्ते के लिए, लिटिगेशन चुना जो उनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहाँ कहते थे, और M&A। तो ये 3 मैंने एरियाज चुने अपने 2 महीने की इंटर्नशिप में कि थोड़े थोड़े हफ्ते में यहाँ सब में काम करूँगा। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस का मेरा पहला रोल था उस डिपार्टमेंट में। तो 1-2-3 दिन वहाँ पे कोई हमको, मुझे एटलीस्ट उस वक़्त कोई काम नहीं आया। एक किसी ने एक फाइल रख दी कि आप ये पढ़ लीजिएगा, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल आइडिया देगा प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा जिस तरीके से हमने इंटर्नशिप की थी, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी आदत थी कि काम आना शुरू हो जाएगा, आप पढ़ोगे कुछ इफेक्टिव दोगे। जी जब 5-6 दिन हो गए, मैंने कहा भैया मेरा परमानेंट तो मैं यहाँ पे हूँ नहीं, इंटर्नशिप का लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो जाके पूछ लूँ कोई पार्टनर से कि काम कब दोगे कि नहीं दोगे। जी तो मैं गया एक पार्टनर के पास, मैंने लिस्ट में से देखा वहाँ 40 पार्टनर थे। जी 1-2 पार्टनर से मेरी मुलाकात हुई थी इंटरव्यू के समय, तो मैं उनके पास ही गया। तो मैंने कहा जी इतना टाइम समय हो गया है मुझे और मैं वेट कर रहा हूँ काम की। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझको कही जो आज तक मेरे ज़हन में, कभी कभार मैं भी अपने इंटर्न्स को और जूनियर्स को ये कहता हूँ। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, और फिर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा जी आशीष डोंट वरी, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। यस तो मतलब कि आप घबराओ मत, यहाँ जब बारिश होएगी तो यहाँ पे तूफान आएगा। जी का ये कहने का मतलब है कि अभी जब तक काम नहीं आ रहा बहुत खुश नसीब हो, अभी 2-3 दिन तुम आराम कर लो, खुश रहो, और जैसे ही काम आएगा उस वक्त सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होगी। हम्म, और वही हुआ। 5वें-6ठे दिन जब मैं अपने दफ्तर गया, सुबह 9-9:30 बजे के करीब मैंने खोला दरवाजा जी कमरे का, वहां देखा तो टेबल के ऊपर इतनी सारी फाइलें पड़ी थी और टाइम लिमिट दी थी कि भैया शाम तक ये फाइल दे देना और कल तक वो दे देना। जी तो आपकी दिल की और कोई मुराद पूरी हो गई समझाने नहीं आया क्या करना है, जी पूरी बात हो गई। मैं कहा ये तो छाता लेके चलने वाली बात हुई। बट वो जी जो एक्सपीरियंस इन्होंने हमको दिया, हम्म, वो एक्सपीरियंस से आप मेंटली शेप हुए। तो वही एक एक्सपीरियंस मेन, ये जो 2 महीने मैंने यहाँ व्यतीत किए, इससे ही आगे भी दिमाग में आया कि चलिए आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए और सीखना चाहिए जी कि यहाँ का कानून कैसे चलता है, यहाँ की फर्में कैसे काम करती हैं, और हम इसका इस नॉलेज से जो आगे अगर हमको मिलेगी या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में आगे जी चल के। जी तब तो ये हमारा बेस रहा। तो जब मैं वापस आया तो मैंने उसके बेसिस पे तैयारी करनी शुरू की, यूनिवर्सिटीज के बारे में देखा। अच्छा, हमारे इंडिया में ये होता है, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि आपको यूके जाना है। हम्म, लोग यूके भी नहीं बोलते, सीधा बोलते जी लंदन जाना है तुसी, अगर पंजाबी में हम बात करें जी। जी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा पंजाब से है, तो जी पंजाबी में हम कहते हैं कि जी वो मुंडे नू लंदन भेजना सी। हाँ तो जो एक मेंटल फ्रेम होता है वो ये होता है कि जी आप यूके जाओगे या आप वहां से पढ़ाई करोगे।
बट क्योंकि हमारा थोड़ा एक बैकग्राउंड इज अ एजुकेशनिस्ट सॉर्ट ऑफ अ फैमिली, जी हमने हमेशा एजुकेशन में बहुत जोर दिया है सारे लोगों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी था कि यूएस जाओगे या यूके जाओगे या और कहीं जाओगे, तो पहले तो ये पहलू आया। जी सो थर्ड ईयर की इंटर्नशिप मैंने बाहर की, 2 साल थे मेरे पास। फिफ्थ ईयर में हमारे पास लॉ स्कूल के आखिरी 6 महीने आपका फिर से इंटर्नशिप पीरियड जी, होता वो है, कंपलसरी जहाँ रहता है पे जी। आपको डेजर्टेशन आपको देनी होती है, वो कंपलसरी होता है। तो ये 2 साल मेरे पास थे अपने आप को तैयार करने के लिए कि अगर जाना है तो कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ के लिए कैसे तैयारी करनी है, और अगर वहाँ पे आप 1% पहुँच गए तो आगे क्या करना है। ये करेक्ट। 3 पहलू थे जहन में। जी तो हमने शॉर्ट लिस्ट करनी शुरू की। अपने बहुत बहुत घंटे मेरा ख्याल मैंने बिताए होंगे अपना कंप्यूटर पे रिसर्च करने में सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में। जी तो पहले, और ये मैं आपको इसलिए थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे लॉ स्कूल के बच्चे हैं, बहुत ऐसे हैं जो आगे जाके एलएलएम करना चाहते हैं, और आजकल जी आज भी मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये बता दूं कि जी अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, एलएलएम अगर करनी है, मास्टर्स करनी है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप इंडिया में ही करना चाहेंगे या बाहर करना चाहेंगे। अगर आप बाहर का डिसाइड करते हैं, फिर आपको ये देखना है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो ये चाहेंगे कि वो बाहर ही कहीं किसी देश में सेटल हो जाए। जी बहुत से लोग हैं जो ये चाहेंगे कि वो एक कोई ट्रेनिंग लेके या आगे पढ़ाई करके वापस आ जाए और अपने अपना करियर इंडिया में शुरू करें। तो पहला तो आपका वो डिसीजन है। अगर आपका डिसीजन ये है कि आपको घूमना चाहते हैं, करेंगे या कनाडा में करेंगे, यूके में करेंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां आपका मन है, तो ये जो बेसिक जीवन ले लेते हैं यूरोप के किसी देश में, फ्रांस में या यूके में ले लेते हैं, तो उसका कोई मेल नहीं है। जी क्योंकि तो आप ये वक्त भी वेस्ट गया और आप कनाडा जाने में भी आपको दिक्कतें आई। तो ये जब पहलू आपका फैक्टर करते हैं। खैर हमने का मेरा ग्रेजुएशन का एमईटी से टारगेट डेट थी, उस वक्त में यूएस ज्यादा इम्पोर्टेंट था बिजनेस के माध्यम से। जो व्यापार है, भारत व्यापार जो कर रहा था, यूएस और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त हमारा जो इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशन जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। जी तो उसको भी दिमाग में रखते हुए, और क्योंकि मैंने इंटर्नशिप यूएस में की थी, तो एक थोड़ा सा जायका भी लगा हुआ था, तो हमने कहा कि यहाँ पे ट्राई करेंगे। जी ऑल्दो अप्लाई मैंने फिर भी यूके में भी अप्लाई किया, क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली जैसे आपने ठीक कहा कि ये बहुत एडमिशन ये बहुत डिफिकल्ट होती हैं और इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि आप वो लाखों की संख्या में से एक तीली होंगे, जिसको बोलते हैं ना, वो भूसे के उसमें ढेर में एक सुई तीली, ढूंढना। जी जी जिसमें, हाँ जी, तो इसलिए मैंने यूके में भी अप्लाई किया, यूएस में भी अप्लाई किया। मेरे पिताजी ने यूके में ऑक्सफोर्ड से अपना एक एजुकेशन ली थी आफ्टर हिज लॉ स्कूल। सो जी ऑक्सफोर्ड वाज वन ऑफ द कंसिडरेशन, बहुत अच्छा लगा, मैंने वो भी जाके देखा। यूएस को भी एडवाइस करूंगा जो एलएलएम का सोच रहे हैं, आप अपना छुट्टी के समय एक बारी जरूर जाएं उन देशों में और उन यूनिवर्सिटीज में जहां पे आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक और भी क्लैरिटी मिलेगी। जी जब मैं गया तो मैंने बहुत सारी, कुछ यूनिवर्सिटीज का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हर बच्चा सोचता है एडमिशन लेने की। जब मैं गया मैंने देखा, मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे एटमोसफेयर ही अच्छा नहीं लगा। जी तो उस तरीके से ऑल्दो अप्लाई किया, पर मेंटेन
लिए ये था कि जी यहाँ पे अगर मिल भी गई तो प्रेफरेंस पहले अगर और कहीं मिलती है तो वहाँ प्रेफरेंस दी। तो जी ऐसे करके मैंने बहुत यूनिवर्सिटी देखी, वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी और हार्वर्ड देखा, ऑक्सफोर्ड देखा, और बहुत यूनिवर्सिटीज देखी, कोलंबिया लॉ स्कूल भी देखा जी और अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के लिए जो तैयारी करनी, रेडी। जी आशीष, आप बता रहे थे तो कि शर्मन स्टर्लिंग के बाद आप वापस आए। जी हाँ, तो जब वापस आया और बाहर के एक लॉ फर्म कल्चर का थोड़ा जायका मिला, तो ये जहन में आया कि आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए। उस वक़्त तक इतना नहीं सोचा था, पर घर वालों ने भी बोला कि नहीं, आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा हमेशा एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, जहाँ जी पढ़ाई पे बहुत ज़ोर दिया गया है। तो हमको पता है कि देखो, सिर्फ एक डिग्री से तो काम नहीं चलेगा, आगे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि एकदम से कुछ सँभालना है, तो जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो जी वो लो। तो ये चीज़ को सोचते हुए फिर कहा कि अच्छा चलिए, अगर एलएलएम करनी है तो कहाँ से करनी है? और यही मैं अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर आप आगे की पढ़ाई का सोच रहे हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड लें, उसमें आपको 2-4 चीज़ें गौर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पढ़ाई मुफ्त तो है नहीं, पैसा जी भी लगेगा, वक़्त भी लगेगा, और अगर गलत डिसीज़न ले लिया तो ज़िंदगी भर पछताएँगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेके जाते हैं, जी जो बैंकों को वापस भी देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और दिमाग में रखना होता है। तो बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपना आगे का जीवन इंडिया में ही व्यतीत करेंगे, बाहर से पढ़ाई करके वापस आएँगे, या बाहर ही कहीं पे काम करना चाहेंगे। करेक्ट अगर करेक्ट। आपका सवाल है कि जी हम इंडिया में ही व्यतीत करेंगे, तो एक अलग ज़रिए से आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, और अगर है कि बाहर ही जाना है, तो उसमें ये ज़रूरी है देखना कि आप आगे जाके कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। जी अगर आप सोचते हैं कि आपको कनाडा में सेटल होना है, पर आप डिग्री कहीं फ्रांस से ले लेते हैं, या अमेरिका से ले लेते हैं, या लंदन से ले लेते हैं, तो उसका कोई तालमेल नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप आगे का जीवन व्यतीत करना चाहें, अगर बाहर विदेश में, तो उसी के मुताबिक आप अपनी यूनिवर्सिटी भी चुनिए। अब यूनिवर्सिटी चुनने की जब बात आती है, तो उसके भी बहुत पहलू हैं। मैं अब लॉ के एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि लॉ में इतने विभिन्न सब्जेक्ट हैं। जी बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अपने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मानी जाती हैं। अब अगर आपको करना है, सपोज़ करिए, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपको करना है, और आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए मानी जाती है, तो वहाँ पे आपका आईपीआर डिग्री लेने का फ़ायदा नहीं। जी चाहे आप वहाँ पे कितना ही कम या कितना ही ज़्यादा पैसा दे दो, या कितनी जानी-पहचानी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि एक नज़रिया होता है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, दूसरा नज़रिया होता है कि वहाँ पे आपने कौन-सा कोर्स पढ़ा है। जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपका कोर्स की भी उतनी ही अहमियत है जितनी यूनिवर्सिटी की है। जी इंडिया में वैसा भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम्म, पर बाहर थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू आता है, जो आपको अपने 5 साल के लॉ स्कूल के दौरान में आपको इस पे एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आप आगे चल के कौन से कोर्स में स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी आइडिया नहीं है किसमें करेंगे, तो एक जनरल एलएलएम आता है जिसमें आपको बहुत सारे जनरल कोर्सेज सिखाते हैं, तो आप वो ले लीजिए। जी वो एकदम सेफेस्ट बेट होगी। तो मेरे पास भी यही कुछ सवाल थे कि क्या करना है, कैसे? तो मैंने एक बारी फिर से बाहर जाके सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, मैंने यूके का भी देखा, यूएस का भी देखा, जो कुछ गिनी-चुनी यूनिवर्सिटीज़ थी, क्योंकि पिताजी ने ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन ली थी। तो जी मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ की बहुत जानी-पहचानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें गया। यूएस में क्योंकि मुझे वहाँ का एक ज़ायका ऑलरेडी अपनी इंटर्नशिप के थ्रू मिल चुका था, तो यूएस भी मैं गया, वहाँ पे मैंने हार्वर्ड देखा, कोलंबिया देखा, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी देखी, और बहुत विभिन्न यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन डीसी में, ये सारी और अन्य थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे भी देखी। और अम,
उस वक्त क्योंकि इंडो यूएस रिलेशन बहुत अच्छे थे और आगे बढ़ ही रहे थे, तो एक दिमाग में ये भी था कि अगर कुछ आगे होएगा जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिग्री मायने रखेगी तो वो यूएस की मायने रख सकती है, इसलिए हमको यूएस का ज्यादा सोचना चाहिए। तो एक ये भी दिमाग में था क्योंकि यूके एक तरीके से सैचुरेट हो चुका था, बहुत लोग यूके जा रहे थे। सो कि कुछ अलग करना चाहिए, तो ये भी एक कंसिडरेशन थी। अब यूनिवर्सिटीज में जैसे कि मैंने कहा कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्पेशलिटी है। जहाँ हार्वर्ड लॉ स्कूल का नाम ही काफी था एक तरीके से, और ये लॉ स्कूल भी एक है, पर आपको जान के ताजुब होगा कि ऑल्दो येल नंबर 1 लॉ स्कूल उस जमाने में था, अभी भी मेरा ख्याल टॉप 3 की रैंकिंग में है, पर येल माना जाता है उन लोगों के लिए जो आगे जाके एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप आगे प्रैक्टिस करना चाहते तो येल आपके लिए नहीं है। पढ़ाना चाहेंगे तो येल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको दिमाग में रखना पड़ता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मैंने चुनी इसलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कॉर्पोरेट लॉ में, नॉट कॉर्पोरेट लॉ एज अ एरिया ऑफ प्रैक्टिस बट कॉर्पोरेट लॉ एज अ फील्ड, क्योंकि मैं तो अब लिटिगेशन करता हूँ, तो पर जो कॉर्पोरेट कंपनीज रिलेटेड इश्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, ये सारे कॉर्पोरेट लॉ के दायरे में आते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ में मेरा इंटरेस्ट था। और मेरी रिसर्च ने मुझे ये बताया कि उस समय के जो बेस्ट प्रोफेसर्स थे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थे कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट के। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी में जब रिसर्च की तो वहां पे सिक्योरिटीज लॉ बहुत हाई लेवल पे था, वहां का नंबर 1 कोर्स था सिक्योरिटीज लॉ। तो फिर ऑप्शन ये आई कि देखिए या तो सिक्योरिटीज लॉ करेंगे या कॉर्पोरेट लॉ करेंगे, या हो सकता है जनरल लॉ करें, तो कैसे चुनना है। तो कॉर्पोरेट लॉ पे मैंने डिसाइड किया कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, एलएलएम अगर करने जा ही रहे हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, कोई चीज में कुछ स्पेशलाइज करना चाहिए, तो हमने कॉर्पोरेट लॉ चूज किया ताकि उसी टाइप के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाए। तो ये एक और तरीका था शॉर्टलिस्ट करने का। फिर आपका एक और रिसर्च एरिया आता है जो है कि प्रोफेसर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के प्रोफेसर्स हैं और उनका कितने मायने, उनसे पढ़ी हुई चीज कितने मायने रखती है आगे चल के। तो प्रोफेसर, तो आप शॉर्टलिस्ट करेंगे आप क्या करना चाहते हैं, आप शॉर्टलिस्ट करेंगे आप कहाँ सेटल होना चाहते हैं, आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, और आपके पास प्रोफेसर्स कौन से होंगे उस कोर्स में। अगर आप फर्ज करिए आईपीआर चूज कर रहे हैं और उस कोर्स के कोई इतने जाने पहचाने प्रोफेसर ही नहीं है, या वो यूनिवर्सिटी आईपीआर के लिए नोन ही नहीं है, तो आईपीआर उस यूनिवर्सिटी से करने का फायदा नहीं। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थोड़ी ऐसी हैं जो आईपीआर के लिए ज्यादा मानी जाती है कंपेयर टू यूएस और यूके यूनिवर्सिटीज। मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, नाम नहीं ले रहा, बट एज अ जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ चीजें बहुत मायने रखती है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया, और मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि एक दिन में हो जाएगा, इसमें बहुत ही घंटे, बहुत ही समय, मैं तो कहता हूँ कि महीने लग जाते हैं, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव आपकी रिसर्च होती है। ये कोई फाइनल आर्ग्यूमेंट से कम नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर मैटर से कम का ये रिसर्च नहीं है। आपको पूरा पता होना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप बहुत पैसा भी इसमें खर्चेंगे। एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है अपने तरीके से, और उसके बाद उसको आगे कंप्लीट करना। तो जब ये डिसाइड हुआ, फिर आया कि रिक्वायरमेंट्स क्या है एडमिशन की। हमारे जमाने में होता था कि एक तो आपका सीवी देखते थे, और एक तो आपको कुछ पेपर लिखने होते थे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसको हम कहते थे, एसओपी, कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने आप में ही इतना खतरनाक चीज है एक तरीके से, अगर मैं आपको कहूँ, और बहुत डिटरमिनिंग फैक्टर भी है एडमिशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि वो उससे जो आपके एडमिशन के प्रोफेसर होते हैं जज करते हैं कि आपकी सोच क्या है। करेक्ट। आप कितना इन डेप्थ में आपने रिसर्च किया, आपको कितनी क्लैरिटी है कि आप आगे क्या काम करना चाहते हैं, और आप सोसाइटी में आगे योगदान कैसे देंगे। ये सारा उस चीज से जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि वो आके आपको पढ़ा दे, वो आपको एक
अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं, आपको भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, वो आपको कल के लीडर्स की तरह प्रमोट करते हैं। क्योंकि आने वाले कल में आप ही जने होंगे जो आगे चल के देश को चलाएंगे, आगे चल के देश में योगदान देंगे। जी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन इटसेल्फ एक बहुत अहम चीज थी, उसमें बहुत सोच, समय, रिसर्च और टाइम लगा। एक वो चीज हुई। दूसरा आपका आता है कि रेज्यूमे, कि आपने अभी तक क्या किया, हम आपको क्यों चुने। करेक्ट। हमारे पास लाखों जने आ रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दो चीजें आगे चल के जब वहां एडमिशन मिली तब समझ में आया कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। जी। अच्छा, रेज्यूमे में आपको वो देखते हैं कि आपने कितने आर्टिकल लिखे, हम्म। क्योंकि जो फील्ड आप तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने उस फील्ड में और भी कुछ काम किया हो इन योर लॉ स्कूल। तो हम्म। कितना आपने आर्टिकल किया, कितना आपने इंटर्नशिप किया, और कितना आपने सोसाइटी में योगदान दिया। जी। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से भी एंड अदरवाइज ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आल्सो, व्हिच मेक्स यू अ बेटर पर्सन, आपको एक अच्छा आदमी बनाती हैं आपने ऐसी क्या चीजें की। इंटर्नशिप्स में लॉ फर्म या इंडिविजुअल लॉयर्स के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी एक चीज है, पर अगर आप एलएलएम सोच रहे हैं, मेरे समय में कम से कम, वहां पे मुझे अपनी रिसर्च से ये पता चला कि जुडिशियल इंटर्नशिप भी बहुत मायने रखती है। वहाँ के जजेस के साथ जो बच्चों ने इंटर्नशिप किया था उनको ज्यादा मतलब आई थिंक प्रेफरेंस या नंबर या कुछ दिए जाते हैं कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि कोई तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आप बनाएंगे ना जहाँ पे आपको लाखों की तादाद से आ रही है। तो मैंने उस बेसिस पे अपना भी करियर बिल्ड किया, जुडिशियल इंटर्नशिप भी की। जस्टिस पसायत उस वक्त अरिजीत पसायत जस्टिस जी। हमारे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ मैंने इंटर्नशिप की, और उनके आशीर्वाद से बहुत सीखने को भी मिला जी। उनके साथ। सो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी हुई। तो मेरा मानना है कि बच्चे, अगर 5 साल का आपका लॉ कोर्स है तो करीबन थर्ड ईयर के आसपास बच्चे संभलते हैं, जहाँ पे वो आगे का सोचने लगते हैं, और फोर्थ ईयर में उनको और क्लैरिटी आती है। तो अगर आप इन सालों में हैं तो, और आप अगर सोचते हैं कि आपको आगे कुछ एलएलएम या कुछ करना है, या कोई एक जरिया बनाना है जिससे आप बाहर जाके सेटल हो सके, विच कैन ओनली बी बाय वे ऑफ अ फर्दर एजुकेशन और डिग्री, तो आपको ये चीजें साथ के साथ करनी चाहिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका रेज्यूमे उतना ही बोलेगा। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने जहन में रखी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कहा, जब एडमिशन मेरा हुआ, एक दो यूनिवर्सिटी से कॉल आई, मैंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी चुनी इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क में ही थी। जी। और न्यूयॉर्क, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे इंडिया का मुंबई फाइनेंशियल सेंटर है, वैसे ही न्यूयॉर्क यूएस का फाइनेंशियल और बिजनेस सेंटर था। जी। तो यूनिवर्सिटी प्लस वहाँ लॉ फर्म, जो मैंने इंटर्नशिप किया वो भी न्यूयॉर्क में किया था, तो लॉ फर्म से भी जान पहचान थी, हम्म। प्लस फाइनेंशियल सेंटर, बिजनेस सेंटर, मतलब आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज वहां मिल सकती थी, लोगों से मिलने की, बिजनेस अंडरस्टैंड करने की, अगर आप वहां इंटर्नशिप करना चाहते हो उस दौरान में जो मैंने की। तो उस तरीके से भी मैंने सोचा कि न्यूयॉर्क बहुत बढ़िया रहेगा कंपेयर टू वॉशिंगटन डीसी या एनी अदर प्लेस। तो ये एक और पहलू था। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रेज्यूमे आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं और मेरा ख्याल दो तीन और जने, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम सबसे यंगेस्ट लोग थे वहां पे हम्म। जिनकी एडमिशन हुई थी इन इन आर बैच। जी। क्योंकि वहां पे उनके, जैसे हमारे यहाँ एलएलबी है, वहां पे जूरिस डॉक्टर जेडी बोलते हैं, जी। तो उनके जेडी के बच्चे भी थे और हमारे एलएलएम के बच्चे भी थे। और हमारे कंपटीशन में जो थे, ना सिर्फ एलएलएम बट जेडी के भी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वहां पे आए थे। जी। कुछ जने ऐसे थे जो लॉ फर्म्स में 5-5 6-6 साल काम करके आए हुए हैं। कुछ जने ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी एलएलएम किया हुआ था, उनके लिए डबल एलएलएम। जी। मतलब जी। हम वहाँ पे एबीसीडी लिखना सीख रहे हैं और ये लोग ए टू जेड पूरा अपना अल्फाबेट रट के आए, दोबारा एबीसीडी कर रहे हैं। तो आप जी। कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं जी। कि किस लेवल पे आप compete कर रहे हैं। हम्म। सो तो इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल बहुत मायने रखता है। मेरी एक और सलाह भी रहेगी दर्शकों को, जो कि मैंने अक्सर दी है, कि अगर आप कर पाए तो ग्रेजुएशन के बाद
1-2 साल अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले और उसके बाद एलएलएम करने जाए। जी। अब इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि साहब बीच में पढ़ाई का फ्लो टूट जाएगा, हम्म। फिर वहां चले जाएंगे तो काम का फ्लो टूट जाएगा। तो हम्म। ये एक सेक्शन है, नेक्स्ट स्टोरी। हम जैसों ने डायरेक्टली हम गए, हमने किया और हमको एक कंपटीशन फेस हुआ, पर ठीक है, हम भी तूफान के अगेंस्ट तैरे और हमने जी। अपनी अपना पार किया तूफान को। तो ये नहीं है जी। कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। बड़ी अच्छी बातें बताई आशीष आपने, इतनी सारी डिटेल में। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारे युवा दर्शकों को जानने के लिए, खासकर जो बच्चे स्कूल में हैं, जो लॉ स्कूल में है। और आपने बताया कि जो थर्ड ईयर होता है लॉ स्कूल का, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस भी कह देते हैं कई बार लॉ स्कूल की, क्योंकि मझधार में होते हैं, पता नहीं क्या करना है, जॉब करें, मास्टर्स करें या लॉ छोड़ दें, ऐसा बहुत ख्याल में आता है। क्योंकि 5 साल का मैं समझता हूँ काफ़ी अपने आप में एक लंबा अंतराल रहता है। फिर आपने अच्छी बात बताई कि न्यूयॉर्क एज अ सिटी आपने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे से भी कई बार जब बच्चे सवाल करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि आप पहले ये डिसाइड करें कि किस देश में आपने जाना है, किस कॉन्टिनेंट में जाना है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। आपने बताया प्रोफेसर से आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये वही बात हो गई कि अगर आप को दिल की बीमारी है तो आप न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाएंगे। उसी तरह से आपने बोला कि अगर आपको आईपीआर पढ़ना है तो आप कॉर्पोरेट पढ़ने के लिए उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे कहते हैं ना कि जब घोड़ा जो होता है, जो रेस का घोड़ा होता है, वो एकदम सीधा देखता है अपने मतलब ध्येय की तरफ। वैसे ही जब आप मास्टर्स करें या कोई भी कोर्स आप विदेश में डिसाइड करें, क्योंकि एजुकेशन महंगी है और कई लोग जो बच्चे हमारे वो फाइनेंशियल लोन लेके यहाँ पे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें कि किस तरीके का आपने कॉलेज चुनना है, तुरंत कॉलेज के बाद जाना है कि नहीं जाना है, वर्क एक्सपीरियंस ले कि नहीं ले। वो आपने सारी बातें साझा की बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ भी होगा। और साथ ही ये भी बता दूं कि आज की तारीख में जब हम 2021 में बात कर रहे हैं संक्रमण के दौर पे, और ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हम इस दौर से जरूर निकलेंगे। तो जो ट्रैवल इंडस्ट्री हमारी है, फिर से जब वो बूम करेगी, तो ट्रैवल वैसे भी मैं देखता हूँ आजकल बच्चे हैं, बैकपैकर्स हैं, एयरबीएनबी, ओयो, न जाने क्या क्या चीजें अब तो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे ट्रैवल थोड़ा सा और सस्ता हो गया है पहले के मुकाबले, जब हम और आप पढ़ाई किया करते थे। तो अब वो बच्चे और एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉन्टिनेंट्स, आप इंटर कॉन्टिनेंटल चीजें कर सकते हैं। इससे मेरा उभर के एक सवाल आशीष ये आता है, क्योंकि आप तो न्यूयॉर्क में थे, एंड न्यूयॉर्क इज सपोज टू बी द मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड। सारी सभ्यताएं वहां पे हैं, सब कुछ है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, अपने आप में सबसे नामी गिरामी शहर है दुनिया का। तो पढ़ाई से कभी आपको वक्त मिल पाया मौज मस्ती का भी, या सिर्फ आप पढ़ने में अपना सारा वक्त झोंक दिया करते थे? सो अगर अगर कंपेयर करें मेरे वहाँ के दोस्तों से तो नहीं, जी। क्योंकि पढ़ाई जिंदगी का एक पहलू था, जी। पर बहुत बहुत चीजों का करने का उद्देश्य भी था, बहुत चीजें दिमाग में सोची हुई थी। तो पढ़े तो सही, पर पढ़ने के साथ साथ वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फिर से खोजी। जी। और क्योंकि आप लॉ स्कूल में होते हैं तो आपका जो F1 वीजा उस वक्त हमको मिलता था, स्टूडेंट वीजा, उसमें आप सिर्फ कुछ ही घंटे हफ्ते के काम कर सकते थे। तो वो घंटे कैसे व्यतीत हो उसके लिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे मिले वो किया। तो इंटर्नशिप भी मिली एक वेंचर कैपिटल फर्म के साथ और जी। एक दो और जगह। तो एक तरफ पढ़े भी, हाँ थोड़ा सा वहाँ पे उनका देश भी देखा, जान पहचान की, और थोड़ा घूमे कंपेयर टू पेयर्स, पर घूमे जरूर, ये नहीं है कि हमने देखा नहीं, पर जी। घूमे इस नजरिए से कि जागरूकता बढ़े। जी। वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ का उद्योग कैसा है, वहाँ की क्या चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए या अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर करने के लिए, वो सारी चीजें परखी, उनको समझा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया, काम भी किया, पढ़ाई भी की। और आसान तो नहीं था, ये जी। मैं आपको कह सकता हूँ। और घर की याद बहुत आती थी। जी। सात यू समुंदर नो पार भी हैं आप, जाहिर सी बात है। जी। अपनी मेरी मदर की बहुत याद आती थी, आई वाज वेरी अटैच्ड टू हर। तो जी। जब भी मुझे याद है, जब भी एक उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता था, एक पर्टिकुलर स्पॉट था जहाँ से हवाई जहाज दिखता था, तो वो हमेशा वही सोचता था कि आने वाले कुछ दिनों में कभी जब छुट्टी होगी तो इस हवाई जहाज में घर जाऊंगा। जी। तो बाकी दोस्त सोचते थे कि अच्छा ये एरिया देखेंगे, वो एरिया देखेंगे, घर तो एक साल बाद जाना है। मैं सोचता था कि नहीं, वापस घर जाऊंगा, घर वालों से मिलके फिर वापस आ जाऊंगा। सो जी। दैट वाज दैट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ। जी। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि वाकई जब परदेश में होते हैं, परदेश ही है, सात समुंदर पार भी है। और न्यूयॉर्क और इंडिया का लिटरली टाइम डिफरेंस 12 घंटे का तो है ही है तकरीबन। जब वहाँ रात होती है, हमारे यहाँ दिन होता है, जब हमारे यहाँ रात होती है, तो मतलब उल्टा ही चलता है अमेरिका और इंडिया का जो दिन और रात का वो है।
और जाहिर सी बात है कि घर की याद आप मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ आवर अर्ली 20s, जब हम खुद यंग होते हैं और एक एक नए माहौल में जाहिर सी बात है अपने आप को चुनौती तो दे ही रहे हैं। और आपने एक और अच्छी बात बताई अपने एलएलएम के टाइम पे कि देश दुनिया से हम कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे चल रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं। ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल मास्टर्स करके आए हैं, डिग्रियाँ करके आए हैं। इनफैक्ट मैंने भी जब किया जब अपना ये जो डुअल डिग्री, आप तो न्यूयॉर्क गए थे, मैं सिंगापुर गया था उस वक़्त। तो वही कि मतलब इतने, और मैंने तो डबल मास्टर चूज़ कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट। आप सोचिए जो लोग ऑलरेडी एक मास्टर करके आए तो मेरे साथ और मास्टर कर रहे थे आप ही की तरह। तो मुझे लगा यार ये 3-3 मास्टर्स करके करेंगे क्या? तो अपने आप में घबराहट भी होती है क्योंकि आप वाक़ई यंग हैं और हम लोग उस टाइम ये डिसीजन लेके आगे चल रहे थे कि भाई अब एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लेते हैं। और जेडी जो आपने बताया कि जो जूरिस डॉक्टर है, जो वहाँ का इक्विवेलेंट ऑफ एलएलबी माना जाता है, वहाँ पे जो अधिकतर लोग जेडी करते हैं, दर्शकों को बता दूँ, वो कई कई मर्तबा वर्क एक्सपीरियंस के बाद करते हैं। तो उम्र में भी आपसे बड़े होते हैं, तजुर्बे में भी आपसे बड़े होते हैं और उनके जो सवाल जवाब होंगे प्रोफ़ेसर से, वो आपके ज़हन में उस वक़्त नहीं आते। तो आपने सही बताया कि वाक़ई कॉम्पिटिशन बहुत है और ये जो आपने इतनी अच्छी बात साझा की, दर्शकों को इससे सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि सिर्फ़ एक ठप्पा लग जाना आपके सीवी पे कि आपने फलाना-फलाना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया है, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि दुनिया में कॉम्पिटिशन है, हमारे इंडिया से इतने बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, चाहे यूके हो, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ना जाने कौन-कौन सी कंट्री आजकल लोग एक्सप्लोर कर देते हैं। तो एकदम आसान नहीं है, कमर कस लीजिए अगर आपको मास्टर्स करनी है, क्योंकि उसके बाद निर्णय आपका होता है कि आपको बाहर जीवन यापन करना है या देश में आना है। तो आशीष, इसके बाद अब आते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे। मैं ये कुछ समझ पा रहा था आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के भी कि आपने मेरे ख्याल से आधा साल अपना मास्टर्स करने के बाद अमेरिका में गुज़ारे, वहाँ पे आपने एक फर्म के साथ आप जुड़े रहे। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और ये बताएँ कि अ उसके तुरंत बाद आपने आके यहाँ अपनी फर्म जॉइन की, स्थापना की, जूरिस पेरिटस जो है लॉ फर्म, इंडिया की बुटीक लॉ फर्म है, टॉप बुटीक लॉ फर्म में उसकी गिनती होती है, उसकी उसके साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं पिछले 11-12 सालों से, उसकी प्रैक्टिस की कमान आपने सँभाली हुई है। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि वो 6 महीने जो आपने वहाँ बिताए, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और वो कौन-सा मोमेंट रहा आपको जब ऐसा लगा कि नहीं यार अब देश वापस आना है और देश की बुनियाद मैंने बनानी है और यहाँ प्रैक्टिस जमा के लोगों को सिखाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ हमेशा एक ऑप्शन होता है एक युवा के पास कि यार मास्टर्स कर लिया है, देश दुनिया घूम ही लिया, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो वो क्या था कि आपको लगा कि मुझे देश आके देश के उसमें योगदान देना है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? देखिए जब कोई भी अपने देश को किसी भी हालात में छोड़ के बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए तो बहुत सारे जिसको बोलते हैं अ आप आपको लगता है कि हाँ, आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। वो उस टाइप की चीज़ें आपके सामने आती हैं। एक तरीके से ये भ्रम भी बन जाता है कि हो सकता है जीवन यहाँ पे अच्छा हो, बहुत जनों के लिए होता नहीं। मैंने जब वो एक्स्ट्रा थोड़े महीने वहाँ पे काम किया, तो मुझे लगा इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अभी भी कमी है। जी, उनके तौर तरीकों के हिसाब से क्योंकि अगर आगे चलना था वापस आना था तो थोड़ा-सा तो कुछ सीख के ही वापस आना था। पढ़ाई जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ़ एक ठप्पा नहीं है, उसमें प्रैक्टिकैलिटी भी चाहिए। जी, तो ये बहुत न्यूयॉर्क के एक जाने माने वकील थे श्री रवि बत्रा। जी, इंडियन ओरिजिन के ही थे पर वहीं पे पले-बड़े हुए जो अमेरिकन सिटिज़न ही है, पर उन्होंने वहाँ के लिटिगेशन में अपना बहुत नाम कमाया और उनके साथ छोटी-सी उनकी फ़र्म थी लॉ ऑफिस ऑफ रवि बत्रा के नाम से, अभी भी है और एक बहुत ही ऊँचे स्तर के वकील हैं, तो उनके साथ काम करने का जो सौभाग्य था, वो मतलब मैं उसको उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, वो कितना जी, इम्पोर्टेंट था। और उन्होंने अपने बेटे की तरह ही मुझे भी रखा, उनका बेटा भी वहाँ पे इंटर्नशिप सीखने आता था, मैं भी कर रहा था। सो उनसे लिटिगेशन का डेपोज़िशन जिसको हम जैसे यहाँ पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, हुँ, वो किस तरीके से होती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है। अगर आपका यहाँ पे तो इतना मेडिकल मैल प्रैक्टिस अब स्टार्ट हुई है, पर जी, अमेरिका में तो बहुत पहले से चल रही है। क्या-क्या आपको देखना पड़ता है, आप क्या-क्या वकील को दिमाग में रखना पड़ता है, किस तरीके से सवाल उठते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। वहाँ की थोड़ी ड्राफ्टिंग हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉलेज में तो पढ़ा ही, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, वो सीखा। तो उसकी जो ट्रेनिंग थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और मुझे याद है उसके साथ-साथ मैं शायद 1-2 और कुछ कोर्स भी कर रहा था। 1-2 सब्जेक्ट्स मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, तो वो कोर्सेज़ भी मैं कर रहा था। तो उन कोर्सेज़ को मैंने सप्लीमेंट किया अपनी ट्रेनिंग के साथ। तो
ये एक्सपीरियंस एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तरफ देखिए एक लॉ फर्म का एक्सपीरियंस ले लिया, एक तरफ एक बिजनेस साइड प्राइवेट इक्विटी का एक्सपीरियंस ले लिया, अब जी एक तरफ एक इंडिविजुअल लॉयर का, अमेरिकी लॉयर का जो लिटिगेशन करते हैं, क्योंकि बड़ी लॉ फर्म्स और उनके बड़े क्लाइंट अक्सर आपने देखा होगा बाहर के देशों में ज्यादा लिटिगेट नहीं करते, वो सेटल कर लेते हैं मैटर, क्योंकि उनके लिए ठीक होता है। पर कुछ जने होते हैं जो लिटिगेशन में जाते हैं, तो एक वो एक्सपीरियंस ले लिया। तो तीनों तरीके से मैंने ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया, जिसका मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मेरे आगे के जीवन में। जी आपने कहा कि आप वापस क्यों आए? वापस इसलिए आया क्योंकि एक दिमाग में मतलब पर्सनल कारण तो थे ही, पर एक दिमाग में क्लैरिटी थी कि अपने देश को छोड़ के तो नहीं जाना है। हमारे देश ने, और वो एक तरीके से ये कनेक्टेड भी है मेरे फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली हिस्ट्री से भी। जी हमारे हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए योगदान दिए, उस योगदान और उन चीज़ों को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। जी तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा पंजाब से मेरा ताल्लुकात है, वो मेरा जी होम टाउन है। तो एक तरीके से मैं अपनी एक ड्यूटी समझता था कि अपने लोगों को, खासकर हमारे पंजाब के लोगों को, कि उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके लिए जो मैं इंडिया में रह के कर सकता हूँ, वो मैं कहीं बाहर रह के नहीं कर पाऊँगा। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने देश का नाम देश में रह के रोशन करने के लिए जी मेरे ये क्लैरिटी थी कि मैं चाहे जहाँ कहीं भी हूँ, जो भी एजुकेशन कर लूँ, ट्रेनिंग ले लूँ, वापस तो मैं अपने देश ही आऊँगा। जी सो ये सोच के माइंड वाज़ वेरी क्लियर शुरू से ही। तो 2010 में मैं फिर दिसंबर में मेरा ख्याल या उसके थोड़ा पहले मैं वापस आया, और नहीं 2009, सॉरी 2009 में वापस आया, और 2010 में मैंने जूरिस्प्रूडेंस ज्वाइन की और वहीं से जी अपनी शुरुआत की और वहीं पे हूँ। जी, तो ज़रा आपकी जूरिस्प्रूडेंस की जर्नी पे आ जाते हैं। कैसा रहा सफ़र आपका? अब तो आप 1 दशक से हैं वहाँ पे और आज की तारीख में आप उस फ़र्म की कमान सँभाले हुए हैं, एक सीनियर पार्टनर के तौर पे आप हैं वहाँ पे कार्यरत। तो शुरुआती दौर में ज़्यादा स्ट्रेस था, अभी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है काम का, कैसे-कैसे काम सीखने को मिला? और ये सवाल इसलिए भी आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक लिटिगेटर हैं, आप कोर्ट कचहरी के वकील भी हैं, आप कॉर्पोरेट लॉ भी करते हैं, कमर्शियल लिटिगेशन में भी है और आपके वर्टिकल्स हैं अलग-अलग फ़र्म्स के। तो जो युवा दर्शक हैं, उनके नज़रिए से भी पूछूँ कि जब करियर शुरू करते हैं, तो किस तरह के दारोमदार कंधों पे सौंपे जाते हैं और बतौर जब आप पार्टनर बन जाते हैं, तो किस तरह के उत्तरदायित्व आप डिस्चार्ज करते हैं? और एक सवाल इससे और उभर के आता है कि एक मेंटर-मेंटी की क्या रिलेशनशिप होती है? क्योंकि आपने बताया जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सोंधी साहब के साथ आपने की, बाकी जगह आपने की, शौमन स्टर्लिंग में और हर जगह आपको एक अच्छी एक मेंटरशिप मिली। तो उसको आप कितना इंटरनलाइज़ कर पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं अपनी डे टू डे की प्रैक्टिस में अपनी लॉ फ़र्म देखिए, हमारा जो ज़माना था और आजकल का जो ज़माना है, मैं सोच रहा हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो एक तरीके से आप और हम जैसे लोग तो अब आ गए हैं ओल्ड कैटेगरी में, और ये नया ज़माना बहुत ही फ़ास्ट मूविंग ज़माना है, जी, जिससे अभी भी थोड़ा-सा रिलेट करना मुश्किल है जी, इन टर्म्स ऑफ आपका थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी। जी, जब जब मैंने जॉइन किया तो शुरू में 1 साल मैंने फर्म में कॉर्पोरेट लॉ किया, क्योंकि एलएलएम भी कॉर्पोरेट लॉ से ही की थी। वो एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शनल साइड का था ज़हन में, वो किया, और कुछ हद तक वो करना भी चाहता था, पर धीरे-धीरे 1 केस, 2 केस, 3 केस करके लिटिगेशन में एंट्री की। जैसे कि जी, मैंने आपको बताया, शुरू में मैं कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम गया, 30 हज़ारी गया, छोटे-छोटे केसेस से शुरुआत की। तो कॉर्पोरेट लॉ करने के बाद जब लिटिगेशन सौंपा गया, जब हमारी फर्म की मैनेजिंग पार्टनर संगीता मैडम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जी, और मुझे जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ आज, मेरा ख्याल उनका बहुत एक अहम सपोर्ट रहा है। घर वालों का तो है ही, पिताजी का तो है ही, दोस्तों का भी है, पर एक जो, जैसे आपने मेंटर की बात की, तो जी, मेरे जो इमीडिएट मेंटर थी वो मेरी सीनियर पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर संगीता मैडम थी। और उन्होंने जिस तरीके से मुझको ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग मिली मेरे फादर से, बिकॉज़ शी जॉइन्ड हर करियर एज़ अ जूनियर टू माय फादर, जब वो सीनियर काउंसल थे। फिर जी, उसके बाद उन्होंने ये फर्म स्टार्ट की। तो और मैंने अपनी ट्रेनिंग इनसे ली।
तो जब उन्होंने लिटिगेशन के मुझे केसेस सौंपे तो उन्होंने मुझे समझाया पूरा कि ऐसा है, ये चीज करनी है, इस तरीके से तुम बोल तो सकते ही हो, इतना कॉन्फिडेंस तुम में है, अंग्रेजी भी तुमको आती है, तो तुम जी संभाल लोगे। वो पहली टेंशन रही जब मैं पहली बार, छोटा सा कंज्यूमर केस ही था, आज तुम कंज्यूमर केस को आंख बंद करके चले जाते, जी, उस वक्त वो हमारे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के केस से कम नहीं था। सही मुझे बात है। जी याद जी है आवाज गले में यहीं पे अटक गई थी, दिल की धड़कन कान में सुनाई जी पड़ रही थी, सांस फूल नहीं रहा था। जी तो पर फिर भी, क्योंकि अब अगर फर्म ने कॉन्फिडेंस हम में रखा है और जी हमको ये सौंपा है, तो हमारे अंदर भी एक ये ऑब्लिगेशन है कि हम अपने आप को प्रूव करें। जी तो हम भी पूरी तैयारी करके गए, अपना येलो ग्रीन पिंक मार्कर से लाइनें मार्क करके पेज पे टैग लगा के जी केस लॉ लेके हम चले गए। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। बहस भी हुई, जजेस भी बहुत ही अच्छे थे, जजेस ने भी हमेशा और आज की डेट में भी मेरा ये मानना है कि हमारे जो जुडिशरी है वो हमेशा यंगस्टर्स को इंकरेज और प्रमोट करती है, जो कि एक जी बहुत अच्छी बात हर कोर्ट में आप देखिए। पर ये जरूर है, यंगस्टर्स के लिए मैं एक नसीहत देना चाहूंगा कि इसको आप फर्दर टेकिंग ना समझिए। जी अगर जजेस आपको इंकरेज कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि आपको कम से कम अपनी फाइल पता होनी चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप जाएंगे बिना फाइल पढ़े या बिना सीरियस एटीट्यूड लिए कैजुअल मैनर से जाएंगे, तो फिर जजेस आपको इंकरेज नहीं करेंगे, फिर तो डांट ही पड़ेगी और हो सकता है आपके क्लाइंट को कॉस्ट भी लग जाए। जी सो सो आपका सीरियस होना अपने प्रोफेशन के तहत बहुत जरूरी है। अगर आप में सीरियसनेस है तो बाकी सारी चीजें हासिल हो सकती हैं। जो एक हिच शुरू में थी, आज के दौर पे हिच कम है, पर जरूर अभी भी कभी कभार आती है, अगर कोई डिफिकल्ट केस हो या कोई आपको लगे कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट जज साहब है, क्योंकि अब आप बच्चे तो रहे नहीं, तो आपको जी उतना वो लीवरेज मिलेगी। सफेद बाल अब हमारे भी थोड़े दिखने शुरू हो गए जी हैं, तो जज भी एक्सपेक्ट जी करते हैं कि भैया जब आप जब आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं, कानून का पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा हम्म, काम। So with time you evolve in the firm or as a practitioner, as a lawyer, you evolve and you grow. अब रही मेंटर मेंटी की बात, तो मैंने आपको मेरे मेंटर के बारे में बताया। जी वही चीज हमने इम्बाइब की अपने जूनियर्स के साथ या जी इंटर्न्स के साथ, कि जो फेजेस से हम गुजरे हैं या जो डिफिकल्टीज हमने फेस की या जैसे हमें आंसर किया गया, वैसे ही हम अपने जूनियर्स को भी हेल्प करें। बिकॉज यू सी, बहुत आसान है किसी का मॉरल डाउन करना, करेक्ट बहुत आसान है किसी को बोलना कि यार तुम क्या बकवास लेके आए हो, किसी काम का नहीं है, ये दोबारा करो, तुमको पता नहीं है, बहुत आसान। हम्म, पर जो सुन रहा होता है, जो अभी सीख रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे जहां लोगों का इतना मोरल गिर गया कि उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी। जी मैं ये इंश्योर करता हूँ कि कम से कम मेरे जो जूनियर्स हैं या जो मेरे इंटर्न्स हैं, जो हमारे फर्म के बच्चे हैं, उनको ऐसा ना मिले। उनको हम जितना टाइम हम दे पाते हैं उतना हम देते हैं उनको समझाने में, जी क्योंकि उनके पास सिर्फ लॉ के सवाल नहीं होते, उनके पास जनरल लाइफ के भी सवाल होते हैं। वो आगे का सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, कैसे जी आगे बढ़े, क्योंकि वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें जूनियर्स में अगर आप बात करें तो क्यों मैं कहता हूँ कि जमाना काफी बदल गया है। हमारा जी जमाना जब था तो काम मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। हमने कभी ये नहीं पूछा कि अच्छा किस टाइप का काम होगा या कितने पैसे मिलेंगे या क्या समय होगा। जी पर आज का जमाना अलग है। आज तो आपके जो आपके आपसे जुड़ने आ रहे हैं यंगस्टर्स, वो पहला सवाल ये होता है कि जी पगार पैसे कितने मिलेंगे, रिटेनर हाँ कितना मिलेगा। हाँ स्टाइफंड है सो कि नहीं है। जी जी सो क्या इंसेंटिव है, क्या बोनस है, कितनी छुट्टियां हैं, क्या टाइमिंग है, ये तो बहुत ज्यादा टाइमिंग है, अच्छा सैटरडे भी काम करना पड़ेगा। तो आज का ये जो माइंडसेट हो गया है, जी ये बहुत चेंज हो गया। मुझे याद है मैंने मैंने शुरुआत की थी 12,000 रुपए से जी एज अ स्टार्टर, इवन आफ्टर LLM। और करेक्ट हमको बोला गया था कि भैया नौकरी है, बहुत बड़ी बात है, खुश रहो, हम्म ठीक है, नहीं नहीं जमता तो जहाँ पे तुमको कुछ और अच्छा मिलता था वहां पे देख लो। हम तो जी इतने ही नहीं कि काम करना है तो करो, नहीं करना तो दरवाजा है। हम्म तो
सो इस तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ट्रेनिंग मिली। और पहले महीना जब खत्म हो गया, अगले महीने का मुझे याद है कि 15-20 दिन दूसरे महीने के भी निकल गए थे, तो मुझसे मेरी मैडम ने पूछा, भाई आशीष तुमने अपनी रिटेनर क्यों नहीं लिया अभी तक? मैंने कहा मैडम हम कैसे पूछ सकते हैं, हमें तो पता नहीं। मतलब हमें लगा कि जब जब भी मिलेगा तो मिल जाएगा, ये तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कहा नहीं नहीं, ये एक इस पर्टिकुलर डेट तक अपना ले लिया करो। तो हम उस थिंकिंग से थे। सैटरडे संडे सुबह या रात के 2 बजे, मतलब कोई मायने नहीं रखता था। काम है, काम करना है, सीनियर ने एक उद्देश्य के साथ कुछ कहा है, वो चीज होनी चाहिए। जी। और हमें ये इंग्रेन किया गया था कि आप जो करो, आप ये मत सोच के करो कि आपके ऊपर एक और कोई बैठा है चेक करने के लिए। आप ये करो जैसे कि आप ही वकील को डायरेक्टली दे रहे होगा। करेक्ट। तो वकील आपको क्या एक्सपेक्ट करता है क्वालिटी, आप वो क्वालिटी दीजिए। और यही सेम चीज हम अपने जूनियर्स में आज के जमाने में इंग्रेन करने की कोशिश करते हैं कि यू हैव टू बी सीरियस विद योर वर्क, जी। यू हैव टू गिव दैट क्वालिटी जिसमें पार्टनर को देखने की जरूरत ही ना पड़े। जी। क्योंकि अगर हमने ही देखना है तो फिर हम खुद ही कर लेंगे, कम समय में कर लेंगे। पर आपको इसलिए ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपनी स्किल्स को भी होन करें, पर कम से कम अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं। उसके बाद हम जरूर उसको देख के जो भी हम इम्प्रूवमेंट करनी है करेंगे, आपको समझाएंगे। पर अगर आपका एफर्ट ही नहीं लगेगा तो आपके डिग्री का कोई फायदा नहीं है। देन मेरा ये जो मानना है कि पैसा हर चीज नहीं है। आज के कुछ जगह में ऑफ कोर्स सबके अपने अपने कारण भी होंगे, बट एक जनरल ट्रेंड ये है कि जी स्टार्टिंग में तो हमको इतनी सैलरी चाहिए, इससे मिनिमम में तो हम आ ही नहीं सकते। ये बड़ा एक डेंजरस सा ट्रेंड है, क्योंकि आप देखिए कि हर लॉ फर्म आपको हर टाइप की टॉप लेवल सैलरी नहीं दे सकती। जी। आप compete करते हैं 8 ईयर लॉ फर्म्स के साथ फॉर सैलरी, पर 8 ईयर लॉ फर्म्स आज की डेट में कितने बच्चों को ले, उनकी भी तो लिमिटेशन, जी। 10 20 25 30 बच्चों को ले लेगी। जहाँ पे एक स्टेट से लाखों की तादाद में हर साल बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। उसमें वही बात होगी जैसे एलएलएम में आपने एडमिशन लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ी थी। आप एक तीली हो, सो यू नो अगर आपको वहां पे हायर हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हो तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर वर्थ फॉर एवरी लॉ फर्म और इंडिविजुअल लॉयर, यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। दूसरी चीज मैं अपने जूनियर्स को, अपने पेयर्स को, इंटर्न्स को ये भी बोलता हूँ कि देखिए हर हर टाइप के लॉयर्स होते हैं, हर टाइप की लॉ फर्म्स होती है जहाँ आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहीं पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पे कम मिलती है। कहीं बड़ी जगहों में तो आप 2-3 साल सिर्फ रिसर्च कर रहे होते हैं, कई जगहों पे आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। तो आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो उस तरीके से करिए जैसे आप खुद की लॉ फर्म चला रहे हो। तो जी। खुद की लॉ फर्म चलाने के लिए आप जो चीजें करेंगे वही आप अपनी एग्जिस्टिंग लॉ फर्म में करिए, उसी से आपकी बढ़ोतरी होगी। सो दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस एंड एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर काफी बढ़िया रहा है। अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। तो डाउन्स को भी आपको अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए विद अ पॉजिटिविटी, कि ये चीज भी आपको कुछ सिखा रही है। क्योंकि देखिए जब तक आदमी कभी ठोकर नहीं खाता या गिरता नहीं, उसको चीज समझ भी नहीं आती। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने कहा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है आपको बहुत सिखाता है, हमें भी सिखाया है। और आज के दौर में हम भी फ्रॉम जो हम पहले थे उससे कई गुना आगे हैं, और इससे कई गुना आगे हमारी इम्प्रूवमेंट भी है। सो इन आवर प्रोफेशन इट इज अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। बड़ी अच्छी बातें आशीष आपने की कि किस तरीके से किसी भी नवयुवक नवयुवती को या जो यंग बच्चा उसको एपिसोड सुनेगा भी, कि सिर्फ पैसे को अपना ध्येय ना बनाए। मैं नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरत होती है लोगों की, जरूरतमंद भी बहुत लोग हैं, पर दैट इज नॉट योर अल्टीमेट गोल। स्पेशली इफ यू आर वांटिंग टू परस्यू लॉ एज अ करियर। क्योंकि लॉ की जो हम नोबिलिटी की बात करते हैं कि लॉ एक नोबल प्रोफेशन है, उसकी नोबिलिटी इसलिए आती है कि आप दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं जो परेशानी में। अगर बतौर वकील आप पहले ही सोचेंगे इससे पैसा कैसे ऐंठा जाए, पैसा कैसे लिया जाए, तो जो ट्रेडिशनल जो हमारा एक नोबल फैक्टर है प्रोफेशन का, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो उस पे ना रहे। जिस भी दफ्तर से आप जुड़े, आपने बहुत अच्छी ये बात रखी कि चाहे वो लॉ फर्म हो, चाहे 8 ईयर हो या
कोई भी टियर की लॉ फर्म हो या बुटीक लॉ फर्म हो या कोई चेंबर आप ज्वाइन करें, तो वहाँ पे एक फैमिली अगर जैसा अगर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, जहाँ पे आपको एक अच्छे मेंटर मिल रहे हैं, आपको काम सिखाया जा रहा है, तो पैसा आ जाता है। मतलब आपका कोई पैसा नहीं खाएगा, ना कोई पैसा मार रहा है, वो तो एक एक यूनिट की तरह लॉ ऑफिसर्स काम करते हैं। और ये बच्चों को बहुत समझने की जरूरत है कि आज नहीं तो कल पीपल डू मेक मनी इन द प्रोफेशन। ये बात हम लोग, मैं जब लॉ स्कूल में थे तब से सुनते आ रहे हैं। आज भी कई बार लगता है कि ऐसा तो नहीं किसी ने गाजर दिखा दी और झूठ बोल रहा हो कि 10-15 साल की प्रैक्टिस के बाद भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ जाती है। कठिन है वकालत की प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है जैसे आपने भी बोला, लेकिन उसके लिए एक 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 मत होके आपको प्रयत्न करना है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात रखी आशीष। अब मेरा अगला सवाल जो आपके करियर से जुड़ा हुआ ये है कि आप एक बहुत एक बड़ी कमान संभाले हुए हैं। आप हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि देश का हाईएस्ट कोर्ट है, और आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है अपनी फर्म की। तो क्या एक तो आपको फर्क नजर आता है प्राइवेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हुए और सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि कई बार मैं समझता हूँ कि जब आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हो तो लास्ट में ब्रीफ आती है, पता चलता है कि भाई अगले दिन मैटर लगा है। तो आपको क्या लगता है कि अब पर्सनली एज अ प्रैक्टिशनर आपका क्या रवैया है और कोर्ट का क्या रवैया है? क्या कोर्ट सख्ती बरतता है, नरमी बरतता है सरकार की तरफ? देखिए, सरकार की एक कठिनाई तो है कि जो प्रोसीजरल ब्यूरोक्रेसी में फंस जाता है, जी उसकी वजह से थोड़ी देरी होती है, क्योंकि कोई भी एक डिसीजन देके फाइल को आगे नहीं कर सकता। जो डिसीजंस होती हैं, चाहे वो आपको जवाबदेही की हो या आपकी कोई फाइलिंग की हो या आपका स्टैंड लेने की हो, वो बहुत स्टेजेस के थ्रू गुजरती हैं सरकार जी में। जबकि प्राइवेट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट पर्सन ही अपने आप डिसीजन देके बता देता है। तो इस करके थोड़ी देरी ज़रूर होती है, पर मेरा ये मानना है अपने एक्सपीरियंस से कि सरकारें भी बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रीमलाइन्ड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे बहुत तेज़ी से अब चीज़ें आती हैं। जो पहले डाक से आपके पास कागज़ आते थे, अब वही आपके पास स्कैन होके एकदम से ईमेल पर आ जाते हैं। डिसीजंस ईमेल पे आ जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। लॉकडाउन से ये ज़रूर है कि हम भी टेक्नोलॉजी थोड़ी सीख गए, तो वीडियो पे वार्तालाप हो जाती है, व्हिच इज़ जी एज़ गुड एज़ हैविंग अ फिजिकल कॉन्फ्रेंस। तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ है। कोर्ट्स का भी इसमें बहुत योगदान रहा है, क्योंकि कोर्ट्स ने भी थोड़ी सख्ती बरती है। सरकारों को जहाँ पे उनकी परेशानियों को कोर्ट ने समझा है, पर साथ में ये भी कहा है कि आपको भी हल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जी अल्टीमेटली सरकार भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे भी चीज़ें जल्द से जल्द हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अगर कोई ऐसा बहुत कोई अहम केस हो, जहाँ पे बहुत ही अहम मुद्दे हैं और एकदम से जवाब चाहिए, तो सरकारें रातों-रात भी उन्होंने काम किया है। हमने 1-1, 2-2 बजे तक भी मीटिंगें की हैं, परमिशंस आई हैं, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, अगले दिन फाइलिंग हुई है, हुआ है। तो ये नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव आ रहा है, और ये आगे के समय में और भी अच्छा होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कैसे समसामयिक तौर पे चीज़ें बदल रही हैं, चाहे सरकार हो, चाहे क्लाइंट्स हों, वो चीज़ को समझ रहे हैं, कोर्ट समझ रहे हैं इस बात को। और वीसी के ज़रिए, जैसा कि आपने कहा कि हम सब लोग अब एक जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वीसी कोर्ट ने भी अपनाया है, सरकारी संस्थानों ने भी अपनाया है, तो बड़ी अच्छी पहल हुई। आपका काफ़ी समय लिया आशीष, 1-2 सवाल आपसे और करना चाहूँगा बिफोर वी एंड द सेशन, कि आप सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल कमिटी के। तो इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँगे क्या है, और अगर कोई हमारे यंग लॉयर्स हैं या लॉयर फ्रेंड्स हैं जो इससे जुड़ना चाहते हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे जुड़ सकते हैं? सो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जिसको हम एआईपीसी कहते हैं, इसका मैं दिल्ली का सेक्रेटरी हूँ। ये डॉक्टर शशि थरूर जो हमारे सांसद हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। इसका फॉर्म होने का ये उद्देश्य था कि अगर आप हमारे भारत की हिस्ट्री को देखें, एक जमाने में बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। प्रोफेशनल्स ने भारत को आगे शेप किया, कि आगे की हमारी रणनीतियाँ कैसी थी, हमारे कानून कैसे बने। तो योगदान जो प्रोफेशनल्स का रहा, वो शुरुआती तौर पे बहुत था, और धीरे-धीरे कहीं पे करते हुए प्रोफेशनल्स पीछे हटते गए, जी, और उनको अब फिर वो नज़र में नहीं आए, और तरह के लोग आगे आ गए। तो एक ये पहल रही है कि प्रोफेशनल्स को वापस एक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे लाया जाए, उस कॉन्सेप्ट से ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया। डॉक्टर शशि थरूर इसके चेयरमैन बने। 2017 में लॉन्च हुआ था, मैंने तब ये ज्वाइन किया एज अ मेंबर।
और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में पहले पोजीशंस लिए, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना, और अब जाके दिल्ली यूनिट का पूरे का सेक्रेटरी बना हूँ। तो योगदान हमारा इस तरीके से होता है कि इसके जरिए इतने प्रोफेशनल्स अब वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में जुड़ रहे हैं, जो अपनी डिसीजंस दे रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं, और जो पॉलिसीज हैं, सरकार की क्या रणनीतियां होनी चाहिए, कहाँ सरकार गलत है, कहाँ ठीक है, आगे चल के क्या करना चाहिए, उन चीजों पे अपना रिसर्च और इनपुट्स दे रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि एक तरीके से बहुत ही अहम पहलू है हमारे देश की बढ़ोतरी में भी, कि आगे चल के और भी प्रोफेशनल्स जुड़े, क्योंकि उनका काम करने का और उनका देश को देखने का नजरिया एक बहुत ही अलग तरीके से होता है। तो अगर कोई कोई भी हमारे दर्शक ज्वाइन करना चाहे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को, अगर आपके विचार कांग्रेस पार्टी से मिलते हैं, अगर आपकी आइडियोलॉजी और किसी पार्टी से मिलती है, तो उनके भी अपने विंग्स आप उनको ज्वाइन करें। अगर कांग्रेस पार्टी से मिलती है और आगे चल के आपका इंटरेस्ट है कि देश की बड़ी रणनीतियों में आपकी भी एक हिस्सेदारी, एक भागीदारी हो, तो आप professionalcongress.com पे जाके अपने आप को जिस भी स्टेट में आप हो वहां के आप मेंबर बन सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने आशीष बताई कि किस तरीके से सारी पार्टियों ने ये मुहिम की है और आप सेक्रेटरी तौर पे इसको कर रहे हैं और आपने बड़ा मार्गदर्शक किया हमारे बच्चों का। अंततः जाने से पहले एक छोटा सा सवाल और, कि क्या आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स का जो जो ये वर्ड है ना, पॉलिटिक्स, जी। आज के समय में अगर आप पॉलिटिक्स में किसी को बोले ना, वो देखो नेता आ रहा है या ये पॉलिटिकल आदमी है, तो जी। इंस्टेंट दिमाग में जो इमेज आती है यार, गंदा आदमी। पुराने जी। जमाने में जब आप बोलते थे ना नेता जी आ रहे हैं, जी। तो एक दिमाग में एक इज्जत की भाव आती थी, एक जहन में इज्जत आती थी कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत जी। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, अच्छी सोच के व्यक्ति। तो हमारे लिए, मैं और मेरे परिवार के लिए, जो ये पॉलिटिक्स है, ये आज के समय में तो लोगों ने इसको पेशा बना लिया। हम्म। हमारे लिए ये पेशे के तौर पे नहीं है, हमारे लिए ये लोक सेवा के तौर पे हम इसको देखते हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ एक तरीका है लोगों की सेवा में अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो एक फ्रीडम फाइटर फैमिली का परिवार है, जहाँ पे जी। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया, अपने जीवन का देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी जेलों में अपना समय काटा, और उस माध्यम से लोक सेवा में आए, लोगों की सेवा की। बहुत संक्षेप में मैं आपको सिर्फ 1-2 मिनट में, क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं आपको बताऊं कि मेरे जो दादाजी थे, प्रबोध चंद्र जी, जी। उस समय तो भारत डिवाइड नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था, तो एक ही था। उनका जन्म मुल्तान में हुआ, और वो स्टूडेंट्स मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। सो उन्होंने अपना 16 साल की उम्र में ही वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, और बड़े बड़े नेता जिनके बारे में आज हम किताबों में पढ़ते हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना रहा। वो उन्होंने अंग्रेजों की जेलें काटी, और उनके जो जो मेरी दादी के पिताजी थे, लाला पिंडी दास जी, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत समय अंग्रेजी जेलों में व्यतीत किया, और उनके बारे में भी बहुत लेख लिखे गए। आज़ादी के बाद मेरे दादाजी पंजाब से कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, और विभिन्न पोस्ट उनको मिली। एमएलए के तौर पे भी रहे, स्पीकर ऑफ द असेंबली भी रहे, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। फिर मेरे पिताजी ने पॉलिटिक्स में जब वो आए लोक सेवा के तहत, तो वो भी मेंबर पार्लियामेंट रहे, और उसके थ्रू उन्होंने पंजाब में गुरदासपुर, जो हमारा एरिया पड़ता है, उसमें उन्होंने वहाँ पे लोगों की सेवा की। तो उसी तरीके से आज जब हम देखते हैं, आज भी बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं, बहुत ऐसी कमजोरियां हैं हमारे सिस्टम में, जिनको अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ चेंज किया जा सकता है, जहाँ पे लोक सेवा में अभी भी बहुत लोग हैं जो समर्पित होना चाहते हैं। जी। तो यही मेरा भी उद्देश्य है कि लोक सेवा में अपने आप को समर्पित करें, चाहे वो आप उसको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन दे दे या आप उसको कुछ और बोले, पर हाँ, आगे चल के मैं अभी भी कर रहा हूँ, आगे चल के भी करते रहूंगा।
आयुष बड़ी अपनी अच्छी बात की, और जिस तरीके से आपने इसका विभाजन किया कि राजनीति की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जो पहला जो ख्याल मस्तिष्क में आता है, खासकर आज की जनरेशन का, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जनरेशन हर 5 साल में बदलती है, और आपने भी बोला कि हम लोग बतौर वकील भी अपने दफ्तरों में इस चीज़ का अनुसरण करते हैं, देखते हैं। तो जनता की सेवा और ये जो है राजनीति, 2 अलग चीज़ें होके भी कई बार एक हो जाती हैं, कई बार एक होके भी अलग हो जाती हैं। ये आपने इसकी बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आपने बताया कि कैसे आपका परिवार समाज सेवा और स्वतंत्रता से सेनानियों से जुड़ा हुआ है। तो ये आपने बहुत साझा किया आज बोल। और ये हमारा सत्र समाप्त करने से पहले मैं हमेशा अपने अतिथियों से एक गुजारिश करता हूँ कि कुछ आखिरी टिप्पणियाँ, कुछ कमेंट्स हमारे युवा दर्शकों के लिए लीजिए। और मैं हमेशा अतिथियों से ये भी कहता हूँ कि जब मैं युवा कहता हूँ, तो युवा का मतलब सिर्फ मेरा फिजिकल यूथ से नहीं, यंग एट माइंड एंड यंग एट हार्ट से भी है। तो उनके लिए आप हमारे कुछ प्लीज क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। मैं क्लोजिंग कमेंट में जयंत यही कहना चाहूंगा दर्शकों को, और उनसे ये भी विनती करूंगा कि आगे अगर आपको मेरा कमेंट्स अच्छे लगे और समझ आए तो आगे भी इनको बोलें कि देखिए, जीना और मरना, जीवन और मरण, ये तो तय है। इसके बीच में जो होता है ये किस्मत की बात है। पर आप अगर आए हैं इस दुनिया में तो आपने जाना भी है। आप उस जीवन में चाहे कितनी भी संपत्ति कमा ले, कितनी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में, कितने ही ऐशो आराम में जी, जब आप जाएंगे तो आपको उतना ही 5x4, 6x4 की जगह मिलेगी। आप उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से बाकी लोग जा रहे हैं। वहां पे कोई भेदभाव का नहीं है। ईश्वर, आप चाहे अल्लाह को माने, ईश्वर को, भगवान को माने, राम को माने, भाई गुरु को माने, क्राइस्ट को माने, जीसस क्राइस्ट को, आप किसी को भी माने, आप एक ही तरीके से आए हैं और एक ही तरीके से जाएंगे। वहां भेदभाव की कोई संभावना नहीं होती। तो इसलिए आपका जितना भी जीवन है, आप जितने भी साल, ईश्वर करे आप सबकी उम्र बहुत लंबी हो, पर आप जितने भी साल अपने जीवन के बताएं, लोक सेवा में जरूर अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि आपने अल्टीमेटली, आप अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, आगे वाले लोगों के आपको याद करने के लिए आप क्या छोड़ के जाते हैं, और आपकी आत्मा को किस चीज से शांति मिलती है, ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा शांति मिलती है जब मैं किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा दोस्त हो या कोई समाज में कोई व्यक्ति हो या कोई और हो, किसी की मैं मदद और सेवा कर सकूं, तो ये मेरी आत्मा को शांति देता है। इसी प्रकार आपकी आत्मा को लोक सेवा में क्या शांति मिलती है, ऐसा कुछ काम करें अपने जीवन में, क्योंकि जाना तो एक ही तरीके से। बड़ी अच्छी बातें आज आपने साझा की आशीष, और जिस तरीके से आपने बताया, मैं समझता हूँ कि बतौर एक इंसान और खासकर बतौर एक वकील, वकीलों का एक बहुत हमेशा अहम योगदान रहा है किसी भी समाज के नींव बन के उसके निर्माण में। और खासकर चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी बात करें, किसी मुल्क की बात करें, तो वकीलों का एक हमेशा मैंने समझा अहम रोल रहा है। वो लॉ मेकर्स भी रहे हैं, चेंज मेकर्स भी रहे हैं, और हमेशा समाज सुधारक और समाज सेवी भी रहे हैं। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपने इतनी अच्छी-अच्छी आज बातें हमारे दर्शकों तक रखी। अपने परिवार के बारे में बताया, स्वतंत्रता के संग्राम के बारे में बताया, मेंटर मेंटी के बारे में बताया, और इतनी सारी बढ़िया-बढ़िया बातें जो हमारे दर्शकों तक रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आपको हमारी छोटी-सी पहल समझ आती हो, तो हमारी एक गुज़ारिश हमेशा हमेशा आपसे रहती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमें पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर इस सुनामी के दौर पे, संक्रमण के दौर पे, और जो लोग उससे मानसिक तौर पे जूझ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा एक आराम मिले। आशीष जैसे बढ़िया-बढ़िया लोगों से जो इन सब जुड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे, और आप समाज में एक सकारात्मक जो बदलाव जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, उसको लाने में इस मुहिम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। आशीष, बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से हमारे से जुड़ने के लिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।